प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा पासवर्ड और आईडी सब चेंज हो चुका है, तो जो लोग ग्रुप में हैं वो लोग देखिए सब पासवर्ड और आईडी चेंज करके हमारा, क्योंकि अभी नया सीजन और ये नया महीना शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशा मैम को बुलाऊंगा। आशा मैम, आप कैसी हैं? आपने कोई पेशेंट देखे तो कृपया इधर बताएंगी। डॉक्टर आशा मैम, परमिंदर मैम, कोई केस बताइए आप लोग कृपया। अर्चना मैम। जी, प्रणाम सर। नहीं सर, हाँ अभी तो प्रणाम मैम, रूटीन बताइए। केसेस ही है, सर्दी खांसी वगैरह ही है, तो ऐसा स्पेसिफिक केस नहीं आप है। क्या देती हैं सर्दी खांसी में, वो भी तो बता सकती हैं। जी सर, ये नॉर्मली सीटोब्लादी त्रिफला यष्टिमधु कॉम्बिनेशन अलग अलग रहता है सर, प्रकृति के अनुसार। हाँ ठीक है मैम। जी ठीक है थैंक यू मैम। आरती मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम डॉक्टर सर। आरती। हाँ प्रणाम मैम, बताइए मैम। हाँ जी सर। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। सुबह ना 3 बजे उसको फीवर हो गया, और मतलब पहले 98.3 था, तो 15-20 मिनट बाद देखा 100 हुआ, फिर उसके बाद 103 हो गया। तो आपने मेरे को लास्ट टाइम जब उसको हुआ था तो त्रिभुवन कीर्ति रस बताया था, तो वही हम्म। मैंने उसको दिया, बट फीवर थोड़ा लो तो हुआ, बट उसको फिर से दोबारा हो गया। तो ऐसे ही ना उसको 10 दिन पहले, एक्चुअली मैं तभी पिछली बार भी ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाई, क्योंकि ना 10 दिन पहले भी ना उसको ऐसे फीवर हुआ, और इतनी तेज फीवर हो गया ऑल ऑफ सडन कि उसको ऐसे फिब्राइल सीजर एग्जैक्टली नहीं हुए, पर उसकी आई ऊपर रोल हुई और साथ ही वो अनकॉन्शियस हो गया। तो उसको जी। हॉस्पिटल लेके गए, तो उसके बाद उन्होंने एनस पोजिट्री दी, और उसके बाद उसका फीवर डाउन हुआ, और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हफ्ता वो बिल्कुल ठीक रहा, 10 दिन से वो ठीक ही चल रहा था। तो अभी कल सडनली सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको फीवर हो गया, तो मैंने बाई चांस उसको देख लिया, तो उसको फीवर ऐसे हो गया। तो क्या सर करना चाहिए? तो आपने लंघन कराया क्या? जब तक भूख नहीं लगे कुछ खाने को नहीं देना है। नहीं सर, जबरदस्ती नहीं दिया। जब बच्चे ने मांगा खाना तभी उसको मैं सुबह से ही वो इलायची सौंफ और सोंठ वाला पानी जो आपने पिछली बार मेरे को बताया था, तो वही दिया जी। था। तो 6 मंथ से वो बिल्कुल ठीक था, उसको ना तो सीजर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये पिछली बार 10 दिन पहले हुआ, और खांसी तो उसको बलगम वाला लगातार ही हो ही रही है। मतलब उसका वो स्पूटम बाहर स्पिट नहीं कर पाता, वो टंगन भस्म भी सब कुछ मैंने यूज करके देख लिया, बट वो खांसी नहीं उसकी जा रही है। और तो ये आप फीवर इसमें, उसको अभी 10 दिन बाद दोबारा रिपीट हुआ है। ये कफत ज्वर है ना, तो आपको ऐसे पॉसिबल है कि उल्टी करा दे थोड़ा? सर अभी आपका बहुत छोटा है, उसको मैं बहुत बोलती हूँ कि स्पिट भी करने को, बट वो समझ नहीं पाता। जैसे बात, अभी 2 साल 11 महीने का है वो। अच्छा 2 साल। फिर आप त्रिकटु चूर्ण या व्योषादि वटी, ऐसे त्रिक पंचकोल चूर्ण ऐसे कुछ तो दे सकती हैं, जी सर। या बट सर कर्पूरादि चूर्ण। फीवर का काइंडली मेरे को बताएं, क्योंकि जब फीवर होता है तो फिब्राइल सीजर का जो वो रहता है, वो मेरे को बहुत मतलब बहुत वो हाँ उसका तो डर आप भी लगता है। त्रिभुवन कीर्ति रस कितना दे रही हैं? सर अभी तो जब उसको फीवर होता है तो एक दिन में आपने मेरे को 3 टेबलेट्स बोला था कि 6 आवरली दे सकते हैं, तो एक दिन में हाँ मैं 3 टेबलेट्स दे देती हूँ जिस दिन उसको फीवर होता है। जब फीवर उतर जाता है तो 3 दिन तक लगातार उसको एक एक टेबलेट मैं रेगुलर देती रहती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। जी। तो उसमें अनुपान, त्रिभुवन कीर्ति का अनुपान में अदरक का रस, वो तुलसी का अदरक रस, और शहद। तुलसी रस बताई थी सर आपने। अभी तुलसी सर हमारे यहाँ पे ना सूख जाती है अभी, इधर ठंड बहुत रहती है, तो ठंड में पत्ते नहीं रहते तुलसी के, तो अदरक रस के साथ वो तो दे रही हूँ मैं। तो हो जाएगा ठीक। बच्चा ऐसा चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे। सर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो सडन टेम्परेचर, क्योंकि जब भी उसका 100 से ऊपर जाता है ना उसको, तब भी ऐसे होता है, और ये इतनी जल्दी हो जाता है कि मतलब कुछ फ्लैश ऑफ मिनट्स ही लगते हैं, कि जैसे 5-10 मिनट में ही ऐसे हो जाता है, और फिर उसके बाद ठीक होता है। फिर उसके बाद कितने कितने टाइम वो ठीक ही रहता है। मैम जब फीवर स्टार्ट होता है ना 99 तक, तभी स्पंजिंग करना है मैम, बार बार स्पंजिंग करना है, क्योंकि हम कैल्पॉल वगैरह भी देते हैं ना, तो भी 2.5 आवर्स लग जाते हैं फीवर कम मैम होने के होने में। उसका फीवर ऐसे हो रहा है अभी, पहले ऐसे नहीं होता था। अभी तो टाइम ही नहीं मिल रहा। जैसे मैंने सुबह देखा वो सोया ठीक, मतलब खेल के सोया, अपना प्रॉपर सो गया। 3:15 बजे वो थोड़ी खांसी आवाज नहीं आ रही, में आवाज। फीवर नहीं था, आवाज। आधे घंटे के अंदर ही वो 100 से 103 में पहुंच गया।
तो अभी जैसे कई बार सोए नहीं पता लगता, तो अभी तब मेरे को चिंता है कि ऑल ऑफ सडन ही ऐसा हो गया कि थोड़ा टाइम होता है ना फीवर में, तो हम नीचे लाने में हमें थोड़ा वो मिल जाता है कि इतना टाइम गैप मिल गया, चलो हम ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं। वो सिर में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूस हम अगर स्पंजिंग करेंगे ना तो भी अच्छा है। अगर एक और सर एक ना लेक्चर सुना था आपका लघु मालिनी वसंत पे, उसमें आपने बताया था कि जीर्ण ज्वर में वो देना है। तो अगर मैं इसको देना चाहूँ तो मेरे पास खरपर वाली भी है और यशद वाली भी है, तो कितनी मात्रा में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चे को? 125 mgm का दीजिए ना। सर जोरा इसको 42 डेज दे दूं लगातार? हाँ दे दीजिए, बहुत अच्छा है। लघु मालिनी अ, वसंत दे दीजिए। नहीं, कौन से वाली दूं सर? एक खरपर वाली भी अवेलेबल है मेरे पास, खरपर वाली यशद दे वाली भी है। दीजिए, खरपर वाली दे दीजिए। ठीक है सर। तो वो तो फिर रेगुलर मतलब कोई टाइमिंग रहेगा उसको देने का, या कभी भी दे सकते हैं? कभी भी दे दीजिए, और साथ में आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए। यकृत का दृष्टि है ना, टॉक्सिन सब निकल जाएगा। ठीक है सर। आरोग्यवर्धिनी, लघु मालिनी वसंत, और ये दे दीजिए जो आप दे रही हैं, जो बन के। सर हम कुछ नवीन और जो कर सकते हैं कि फीवर हो ही ना? तो फिर आप रसायन दीजिए ना बाद में, अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, सौमला, कुछ रसायन। अगस्त्य रसायन सर आपने पिछली बार बताया था, तो मैंने इसको महीना लगातार खिलाया था अगस्त्य रसायन। फिर आपने चित्रकृति बताया था, तो वो भी इसको लगातार चला रही थी। फिर आपने तो बोला था आप कि स्वरण का कोई कल्प यूज कर लेना, वो भी सर यूज कर रही हूँ, पता नहीं फिर भी कैसे हो गया ये। कोई बात नहीं, ये कफ का काल है ना, बसंत ऋतु, तो हो जाता है ऐसा। जी कफ सर। का काल भी है और बच्चे का भी कफ का काल है, एज के हिसाब से तो हो जाता है। सर इसमें अमृतारिष्ट का भी अच्छा रिजल्ट है। मैंने एक पेशेंट था ना सर, हाँ तो उसको बार बार फीवर आता था सर। मैंने सिर्फ उसको मात्रा बस ही दिया था, कॉन्स्टिपेशन था क्योंकि उसको बार बार। और हाँ। अमृतारिष्ट दिया था सिर्फ, उसको पूरा महीना 2 महीने चलाया था सर। उसके बाद उसको आया नहीं फीवर। बहुत सालों पहले बात मैम है, छोटी सी थी एज बच्ची, मैम चार कितनी एज चार में शुरू पाँच कर सकते हैं? 4-5 साल की होगी वो बच्ची, छोटी सी बच्ची थी। मैंने बस्ती भी दिया था उसको क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी था उसको। और उसके बाद मैंने सिर्फ अमृतारिष्ट दिया था। और मैम आपको इसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? मोशन एक बार अच्छे से होता है, मतलब ऐसे प्रॉपर होता है? कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है? भूख भूख प्रॉपर लगती है जब नॉर्मल होता है, प्रॉपर भूख लगती है, पर मैम वो पता नहीं ऐसे। चेस्ट क्लियर है क्या अभी मतलब? मैम चेस्ट नहीं क्लियर हो रही, वो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, 15-20 दिन से, मतलब सिटोप्लाज्मी अगर चूर्ण, क्या होता मधु, है टंकन। स्टार्टिंग में जब मतलब सर्दी खांसी स्टार्ट होती है ना, उसके बाद फीवर आता है मोस्टली। तो तब भी नाड़ी से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों में। तो क्या होता है कब पूरा निकल जाता है, क्योंकि इनको तो हम वॉर्मन भी नहीं दे सकते, विरेचन भी नहीं दे सकते इतने छोटे बच्चों को। तो जब नाड़ी स्टार्ट होती है श्वेत तब भी। कैसे कर सकते हैं ऐसे, मतलब? अब फीवर है क्या उसको, बच्चे को? अभी फीवर नहीं है, बट मैं लगातार हाँ, सुबह से फिर मैं आज कुछ नहीं कहीं भी नहीं प्रॉब्लम। गई, लगातार स्पॉन्जिंग ही कर रही हूँ उसकी। आप उसको 2 बार स्पंजी नहला दिया मैंने सिंपल पानी से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी भी है हमारे इधर, तो उसको फिर भी 2 बार मैम नहला भी बिल्कुल दिया मैंने। टेंशन मत लीजिए। मतलब फीवर के लिए सबसे अच्छी दवाई स्पंजिंग ही है। कि आपको मतलब 100 से आगे जाने ही नहीं देना है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। 101 102। और ना स्थिर स्नेहन करना है चेस्ट पे, पीछे और आगे, उसमें नमक डाल के। और फिर नाड़ी स्वेद देना है मैम, उसको कब पूरा निकल जाएगा नाड़ी स्वेद कैसे बच्चे। करे, जैसे इतना छोटा बच्चा? कुछ प्रॉब्लम नहीं, दे सकते हैं। कितना 2 महीने का है क्या, 2 साल का है? नहीं मैम, 3 इयर्स का होने वाला है, 2 ईयर 11 मंथ का अच्छा, एग्जैक्टली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 इयर्स का तो मैं बस्ती भी देती हूँ, नारी से भी दे सकती है। इतना कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख के देना देना है कि उसके ऊपर मतलब पानी ना गिर पड़े, ऐसा सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि निबुलाइजेशन तो जैसे करते ही है सब लोग, तो पाइप से निबुलाइजेशन से नॉर्मल बच्चे ज्यादा पेशेंट्स का, रोते हैं। अडल्ट पेशेंट्स का करते हैं वैसे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या उसमें क्या है। सिर्फ नेहा कौन से स्नेहन रीजन में? चेस्ट पे करना है आगे, और पीठ पे करना है सिर्फ। ठीक है मैम। मैम पूरा कप निकल जाएगा ऐसे तो, मतलब कप जब तक जाता नहीं है ना तब तक उसको फ्यूर आता ही रहेगा। कप निकल सरसों जाएगा, फ्यूर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है। सरसों का तेल करना चाहिए। कौन सा भी लगा सकते, सरसों का तेल भी लगा सकते हो, तिल तेल का भी ऑयल लगा सकते हो, कौन सा भी। सिर्फ उसमें नमक डालना है, सेंधा नमक। और चेस्ट पे हाँ। उसका मसाज करना है, पीठ पे भी मसाज करना है, और नाड़ी स्वेद देना है। तो कप अपने आप निकलने लगता है। और सर चंद्रामृत रस वगैरह दे सकते हैं क्या छोटे बच्चों को इतने? हाँ चंद्रामृत सर रस दे सकते हैं। हाँ हाँ दे सर सकते हैं। मैंने मेरे बच्चे को दिया ना सर चंद्रामृत रस, और लवंगा बटी दिया था, क्योंकि उसको थ्रोट इरिटेशन भी था सर। पूरा कप, इतना कप निकला ना उसका सर। और मैं नाड़ी बराबर। स्वेद देती हूँ हमेशा, तुरंत भी देती हूँ। बाद में उसको फीवर नहीं आता है फिर। मैंने ये संप्रप्ति ब्रेक कर रही हूँ अभी, मैंने ध्यान देके ना स्टार्ट कर रही हूँ जल्दी से। मैम और नाड़ी चंद्रामृत स्वेद रस दिया। मिल जाता है?
हाँ, मुझे वैद्यनाथ का मिला, इसका इतना अच्छा रिजल्ट है ना, मैंने बहुत सारे पेशेंट में दिया है। फिर पहले बच्चे में मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, तो मैं बहुत सारे पेशेंट में दे रही हूँ अभी। तो इसमें 3 इयर्स अभी में हम दे देंगे चंद्रामृत रस? हाँ दे सकते हैं, मैंने दे अभी सकते सर से बोले दे सकते हैं, थोड़ा सा हैं, दे क्वांटिटी सकते एक हैं, एक दे दो, हम तो दो दो देते हैं बच्चों को, बड़े बच्चों को। और दे मैम सकते हैं एक मैम। फिर त्रिभुवन की त्रिभुवन हाँ कीर्ति अभी दे रही हूँ। ये मतलब सर त्रिभुवन कीर्ति कितने दिन कंटिन्यू करो? अभी फीवर नहीं है उसको शाम से? 42 डेज तक दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुवन कीर्ति दे दीजिए और चंद्रामृत ऐड कर दीजिए। ठीक है सर। और लघु मालिनी फिर बाद में करूँ? वो तो जीर्ण ज्वर रहा, तो वो तो धातुगत ज्वर, धातुगत अवस्था को ठीक करने के लिए। अभी आपको फीवर कम करना है ना इमीडिएटली, जी तो सर। इसलिए चंद्रामृत रस दीजिए। और मैम ने लवंग आदि बटी बताया ना, वो अच्छा काम जी करता है। सर। हाँ, सूक्ष्म त्रिफला भी अच्छा करेगा एज एंटीबायोटिक। और मैं लघु मालिनी वसन भी देती हूँ सर हमेशा, क्योंकि क्या होता है सर्दी खांसी में बहुत ज्यादा दौरबल्ले भी दिखता है सर पेशेंट में, तो मैं लघु मालिनी वसन भी स्टार्ट कर दिया था बच्चे को, तो अच्छा रिजल्ट वो मिला। साथ में से फिर मैंने एक दो पीस के पेशेंट को भी दिया। पूड़ी जैसा बना के पीस के दे दीजिए ना, शहद के साथ तीनों। लघु मालिनी भी ऐड कर दीजिए। सर मैंने इसको ऐसे सर दिया था लघु माली बसंत में 64 प्रहरी पिपली गुदंती और गिलोय सत्व मिलाकर ना, इसको शहद के साथ चटा दिया था। तो और सर इस छोटे बच्चों में टंकन दे सकते हैं सर हम 3 इयर्स में 4 इयर्स में, टंकन हाँ मस्म वगैरह? कंकन तो दिया है ना मैम ने, दिया है, दे हाँ, मैंने सकते हैं। त्रिकटु, गोदंती, टंकन, सिचू और तालीसादी भी दिया, ज्येष्ठ मध, वासा और भारंगी का कॉम्बिनेशन दिया था सर बच्चे, अभी एक पेशेंट को। जी तो अच्छा रिजल्ट मिलता है मैम, 5 दिन में कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ नाड़ी स्वेद तो करना ही करना है बच्चों बच्चों है तो, छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है। तो किसी तरीके से हम कफ ऐसे निकाल नहीं सकते? क्योंकि वो बहुत कोशिश करता निकालने की, बट उसको समझ नहीं आता कि इसको कैसे फिट करना है। उसको बहुत बार समझाती हूँ कि अगर आ रहा है तो ऐसे कर दो, बट वो फिर भी समझ नहीं पाता। वो अंदर ही ऐसे ले लेता है, वो अंदर ही। वचा का चाटन दे दीजिए, और 2-3 गिलास दूध पिला दीजिए, या वो गन्ने का रस होता है ना जूस, सुबह सुबह वो भी अगर पी सकता है तो, छोटे बच्चे वो तो पी लेते हैं गन्ने का रस, और थोड़ा वचा का चाटन देना है थोड़ा सा ही। तो भी अब उल्टी उनमें ना बहुत जल्दी से वोमिटिंग हो जाती है बच्चों में। 3 ग्राम तक ठीक रहेगा? कम कम दे हाँ, एकदम, मतलब दे ऐसा सकते दीजिए इतना कि वो पिया पिया जाए, ऐसा दीजिए। चाटन, हाँ थोड़ा सा ही चाटन। डाल के देना है। 1 ग्राम बच्चा चूर्ण, थोड़ा सा शहद डाल के उसको चटा देती हूँ। हाँ, और ये भी कर सकते हो। और मैंने तो ऐसे पेशेंट देखे सिर्फ दूध भी पिला दिया ना 2-3 गिलास, मतलब फास्ट देना है, या गन्ने का जूस भी दिया ना, तो पूरा वोमिटिंग हो जाएगा उसका। मैम दूध तो वो मतलब पचा रहा है। लास्ट टाइम जब उसको फीवर हुआ था, 10-12 दिन हो गए इस बात को, तब उसने मतलब पूरे दिन में मैंने उसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो अगर वो मांगता है तो ही मैं देती हूँ, अदरवाइज नहीं। उसने दूध ही पिया था, 2 बॉटल दूध पिया था। तो वो पूरा वॉमिट आउट हो गया। जब भी इसको फिट जैसे पड़ा तो साथ ही दूध सारा वॉमिट आउट हो गया, और उसके बाद वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। मैम उसको फिट आए तो फीवर कितना था तब उसका बच्चे मैम का? 103 तक था। वो हाँ ठीक, फिर मतलब हम उसके पास ही बैठे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल। मेरी बेटी है, वो भी मैम छोटी है, फीवर का उसके साथ कैसा होता खेल है, रहा था। हाँ कोई जी। फीवर कैसे 4-4 घंटे में आता है? फीवर का कैसे होता है, एक मतलब सर्कल होता है उसका, 4-4 घंटे में आता है, तो कभी कभी 6-6 घंटे में आता है, तो कभी कभी 12-12 घंटे में आता है। तो ये पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कब आ रहा है वो, 4-4 घंटे में आ रहा है, छह तो छह उसको घंटे में जब आ रहा भी है, या होता है बारह उसको बारह घंटे सिर्फ में आ रहा एक है। ही दिन होता है, एक ही दिन होता है, और इतना तेज हो जाता है, मतलब कि इतना फास्ट राइज होता है टेम्परेचर। मतलब स्पॉन्जिंग करने पे भी कभी कभी, पिछली बार तो त्रिभुवन कीर्ति रस भी मैंने 2 बार दिया, 4 आवरली दिया, उससे भी नीचे नहीं आया। फिर पैरासीटामोल सिरप दिया, उससे भी नीचे नहीं आया। मतलब दे रहे थे, वो हमारे से बात कर रहा था, 100 उसका था फीवर, और मतलब 5-10 मिनट में 103 हो गया, और एकदम से उसका ऐसा मैम वॉमिट एंटीबायोटिक आउट। भी दिया, नहीं मैम, यही एंटीबायोटिक मैं प्रॉब्लम है ना, यूज नहीं एंटीबायोटिक भी करती। दिया, कैल्पो दिया ना 100 के बाद, तो तुरंत आता नहीं, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें बहुत देर हो जाती है, तो स्पंजिंग ही एक ट्रीटमेंट है अच्छा। तो बच्चों को तो मैं तो बकेट में भी बैठा बिठा देती थी जब छोटा था, तो क्योंकि वो सिर में नहीं जाना चाहिए फीवर, पूरा मतलब ये स्पंजिंग करते रहना है नहीं, आज तो कंटिन्यूअसली, मैं उसको कुछ दिन नहीं में होता दो है। बार नहलाया, और 3-4 घंटे तक स्पॉन्जिंग करती रही, कॉन्टिन्यूसली करती रही। मैंने और कोई अभी ना मेडिसिन नहीं दिया क्लाइमेट गर्मी है ना, तो आप अवगास में जैसे ही कर सकते हो, उसको पानी में बिठा दिया अगर बहुत ज्यादा है तो, थोड़ा सा होगा कफ कोल्ड, लेकिन फीवर तो जाएगा। यहाँ ये भी पर कर अभी सकते थोड़े ठंड है, अभी मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी सी टेम्परेचर लो है। मतलब हमारे यहाँ पूरा गर्मी नहीं हो। हुआ। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है।
नहीं, लेकिन हम वहाँ तब कोई मतलब सोच नहीं सकते ऐसा कि ठंड है तो नहीं, क्योंकि अगर फीवर ज्यादा है तो उसको पानी में बिठाना ही पड़ेगा, स्पंजिंग करना ही पड़ेगा बार बार। क्योंकि मैंने सब देखा, एंटीबॉडी भी के रिजल्ट देखे, कैलपॉल के भी देखे, आयुर्वेद के भी देखे, तो ये तुरंत नहीं आता है नीचे। जब वो बढ़ जाता है ना 100 के ऊपर, 101, 102, तो वो तुरंत नीचे नहीं आता। तो उसके लिए हमें यही करना पड़ता है, सिर पे मतलब ठंडे पानी की पट्टी रखना है, और नहीं तो बकेट में बिठा देना है जल्दी से। तब सिर में नहीं जाता ही ये, क्योंकि अभी बच्चे के सिर में जाने से ही ये हो गया ना कन्वर्जन पहले। तो आप ये कर सकते हो। और अब बाकी बाद में ध्यान रखिए कि जब खांसी सर्दी स्टार्ट होती है ना, तब भी उसका इलाज कीजिए, तक बाद में फीवर नहीं आना चाहिए बच्चे को। तो मतलब स्टार्ट होते ही चंद्रामृत रस दे दूं, मतलब स्टार्ट स्टार्टिंग होते में ही दे दूं? उसको नहीं स्टार्ट होते ही आप उसको नस्से दे सकते हो, ब्लॉक नोज है तो, क्योंकि पूर्ण रूप में ध्यान ये में आ छोटे जाता बच्चे है ना। को नस्से दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं। एक मैम दिन की पूर्ण रूप में बच्चे ना पूर्ण रूप में हमें बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनका, ना सर दर्द होने लगता सर है या बार बार आपका वाला आपको। शीरबला 101 है मेरे पास, क्या वो दे सकते हैं उसको? वो वाला नाक अगर बंद है तो वो भ्रंशतु तेल है आपके पास? सर वो भी है मेरे पास, 1 लीटर पड़ा, वो वो भी है। वो नाक में डालिए ना, एकदम नाक खुल जाएगा उसका। ठीक है, तो वो एक एक बूंद डालूं बस? एक एक बूंद डालिए और फिर देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। सर वो लगता बहुत है, अगर शीर वाला दूसरे वाला अगर 101 वाला डालूं तो वो लगता नहीं है, वो बहुत सौम्य है। तो वो ठीक है, तो कितना वो रहेगा? सौम्य वाला डालिए, कैसे भी वो नाक तो साफ हो जाएगा। शीरबला ठीक है से भी सर, हो जाता है। तो वो कितना डालूं, 1 ड्रॉप? 1122 इतना ही डालिए। ठीक है सर, ये सर रेगुलर डाल सकते हो उसको, ये शीर वाला हाँ 101? हाँ, तो फिर सर्दी खांसी जुकाम होगा ही नहीं। ठीक है सर, मैं रेगुलर, वो आपके वाला ही है मेरे पास, वो बहुत उसका बढ़िया रिजल्ट है और वो लगता बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे हाँ पेशेंट्स को मैंने दिया, बहुत फायदा हो उससे। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और चंद्रामृत रस, आप कोई भी ज्वरग्न दवाई दे रहे हैं उसमें चंद्रामृत रस दीजिए, स्पंजिंग करे जो मैम ने बताया। जी सर। सर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है कि जैसे ऐसे मतलब? कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपको कफ शामक चिकित्सा देनी है अभी, क्योंकि कफ का काल है। बच्चे का भी कफ का काल है और ये सीजन भी कफ का है, क्योंकि थोड़ा धूप आ रही है ना, ठंडी भी होने के बाद भी थोड़ा धूप आ रही है तो कफ पिघल रहा है, इसलिए ऐसा ज्वर होता है। और ये कफ ज्वर नॉर्मल है। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ये सुख साध्य बोला है ना ज्वर, ये सीजन वाला, तो वो हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। बाकी लोगों को कुछ ऐड करना है क्या? मैम को बताना है, आरती मैम को। 2 साल के बच्चे को जो ज्वर हो रहा है तो क्या करना चाहिए? मंदाकिनी मैम कुछ बताइए आप लोग। मुनीश शर्मा मैम, कंचन मैम कुछ बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। मैम ने भी अच्छा बता दिया, अर्चना मैम ने। बस मैं एक ऐड करना चाहूंगी इसमें कि जैसे बहुत हाई ग्रेड फीवर जब होता है ना, तो आपने जैसे स्पॉन्जिंग बोला है ना, तो स्पॉन्जिंग से भी बहुत बार एक आधी बार दिखते हैं कि वो फीवर नहीं उतरता है। तो जैसे मैम ने बोला, तो मैं सीधे नहलाने के लिए बोलती हूँ, या फिर अगर बर्फ घर में है तो बर्फ को एक कॉटन की पोटली जैसे बना के उसके स्पाइन को रगड़ने के लिए बोलती हूँ, तो भी फीवर जल्दी कम होता है। यही सेम टेक्निक अगर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है ना, तो उस पेशेंट में भी हम कर सकते हैं, तो उसका ब्लड प्रेशर काफी अच्छे से नॉर्मलाइज हो जाता है और बहुत कम समय में बहुत नॉर्मल हो जाता है, और फीवर भी बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। तो बस थोड़ा सा यही है कि अभी एक कफ वाला काल है, फीवर भी है, तो हमें उसको भी देखना है, क्योंकि ठंड अगर हम लगा रहे हैं ठंडा बॉडी पे, तो थोड़ा सा कफ कोल्ड पकड़ने के चांसेस रहते हैं, पर फीवर एटलीस्ट वहां पे कंट्रोल हो जाता है। जी जी सर। जी, ठीक है। और बाकी किसी को और ऐड करना है अपने व्यूज? सर मुझे अपने पूछना है, सर इसमें हाँ हम पूछिए। वासाघृत दे सकते हैं उस छोटे बच्चे को? बासाघृत बच्चा खाएगा? कड़वा है बहुत, शहद के साथ दे सकते हैं। सर क्योंकि जैसे मैम बोल रहे हैं कि उसको ना फेब्राइल सीजर्स हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे एक बारी वो सेटल हो जाता है तो बीच में उसको, जैसे हम एपिलेप्सी में डिस्कस करते हैं, इतने सारे घृत हैं, तो मुझे लगता है कि वो देने चाहिए उनको एज अ टॉनिक फॉर ब्रेन, क्योंकि ये फेब्राइल सीजर्स वाले कई बारी लेटर ऑन एपिलेप्सी में कन्वर्ट होते हैं जी बच्चे छोटे ना। जी इस पर एक स्टडी भी थी, मैंने पढ़ी थी, तो मतलब है इनका प्रेडिलेक्शन रेट 5 to 10%। जी। सर पहले चीज तो मुझे समझ में नहीं आई कि उसको भूख नहीं लग रही थी बच्चे को, और फिर मैडम ने उसको दूध पिलाया,
तो दूध तो वो मांग रही थी, 2 नहीं गिलास मैम, दूध पिया, फिर उसने उल्टी। हाँ भूख मैम भूख लगी थी तभी दूध दिया था मैंने, कुछ हाँ, भी तो और दूध नहीं तो दिया, मेरे क्योंकि दूध हिसाब से बच्चे तो खुशी जैसा, से पी लेते हैं। सुनिए सुनिए मैम, मेरे हिसाब से दूध नहीं देना चाहिए, बिकॉज हैवी टू इंडाइजेशन होता है, प्लस एक कहीं ना कहीं वो भी कफ वर्धक ही होता है। तो और अभिशन भी बोला है ना, दूध भी हाँ, अभिशन दिया है, बराबर आपने बोला, तो वो कफ ये वर्धक जो होता है। मैडम ने बोला, मेरे दिमाग में यही हुआ कि मैडम मतलब क्या कहते हैं कि ये उन्होंने दूध क्यों दे दिया उनको। तो मेरे हिसाब से मैम, अगर आप दूध देना भी चाहते हो, तो जैसे कि हमारे यहाँ सारे वैद्य शुंठी वगैरह करते हैं, तो आप नहीं मैम, लिमिट शुंठी में डाल दीजिए। के जो रेगुलर भी उसको रूटीन में भी दूध देते हैं ना, तो उसमें हाँ इलायची, सौंफ, शुंठी और यष्टि मधु, ये मैं सब ऐड ऑन करके ही देती हूँ नॉर्मल में भी। ठीक है, तो फिर वो मतलब तभी भी नहीं वो काम किया मैम, तो बेटर रहेगा दूध अवॉइड ही कर दीजिए, है ना। वो हाँ, क्योंकि ज्वर सीजन भी होने के कफ बाद काल दीजिए, वाला है, बच्चे को ठीक होने फीवर के भी बाद। बहुत तेज आ रहा है, और देखिए वमन हो गया यानी कफ भी निकल गया, तो दूध हम लोग जो है वमन कराने के लिए भी यूज करते हैं, तो इस वजह से वो हो सकता है कि उसको फेंटिंग आ गई हो। तो मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आप तो खुद ही इतने अच्छे वैद्य हैं, तो बस यही कहना था। हाँ, थोड़ा दिन दूध बंद करिए ना मैम, दूध बंद करके देखते हैं ना कि ज्वर क्या क्या है पोजीशन। मैम आप प्योर गाय का ए टू मिल्क पिलाते हो, काऊ का? एक आपने आपका ना लास्ट मंथ एक लेक्चर था अश्वगंधा आदि घृत पे। हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो घृत था ना वो मैंने बनाया था, मतलब इसके लिए अच्छा। बनाया था। तो वो हाँ घृत मैं इसको 2 चम्मच ना रेगुलर रूटीन में दे रही हूँ, तो इससे हाँ उससे इसको काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब हाँ आपका बहुत अच्छा लेक्चर था वो, मैंने पूरा अच्छे से सुना, फिर वो मैंने घृत बनाया भी। तो वो घृत क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेन के लिए भी हाँ। बहुत अच्छा, काफी ज्वर होने बढ़िया के ठीक रहता है। होने के बाद दीजिएगा, ज्वर हाँ ठीक होने के डॉक्टर बाद। साहब, मैं भी यही कह रही थी कि कोई घृत कल्पना ना इसको देनी चाहिए, ये इस पे अच्छा इफेक्ट करेगी। घृत हाँ तो तो मेधा सर वो जो तुलसी। घृत आपने बताया था, एक बार काइंडली उसका पीडीएफ भी शेयर कर देना, कि मेरे से कोई कंटेंट रह ना गया हो, क्योंकि मैंने वो सुनकर ही बनाया था सारा वो घृत जो आपने, आपका लास्ट मंथ ही था उसका लेक्चर हाँ हाँ, अश्वगंधा। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ, तो अभी आरती मैम आप क्या क्या देंगी हमें बताइएगा, ठीक करने के बाद भी बताइएगा। हाँ जी सर। आप क्या क्या देंगी, अभी इतना कंक्लूजन क्या निकला, आप क्या सर देंगी? एक तो चंद्रामृत रस मेरे को लगा, और ये पिछली बार भी इसी से रुका था, त्रिभुवन कीर्ति रस। तो वो ये 2 चीज अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और साथ में जो योग बनाया मैंने सितोपलादी चूर्ण, गुदंती और गिलोय सत्व डाल के ना, तो मैंने अभी इस बार, क्योंकि मेरे को ऐसे सीजर का डर था, तो मैंने सहस्त्रपुटी अदरक यूज किया है बहुत कम मात्रा में, तो वो यूज किया है। तो वही सर मैं सोच रही हूँ कि वही मतलब कंटिन्यू करूँ, इसमें चंद्रामृत रस ऐड ऑन करूँ, और जो त्रिभुवन कीर्ति रस है वो कम से कम 1 वीक कंटिन्यू करूँ, 3 दिन की हाँ बजाय 1 वीक तक कंटिन्यू करूँ, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। जी, ठीक है। और उसके और बाद में फिर से ना आए उसका ध्यान रखिए, तो नस से हमेशा देते रहिए कि सर्दी जुकाम सर वगैरह जो ना हो। आपका 101 है वो मैं एक एक बूंद उसको रेगुलर ही मतलब अब शुरू कर देती हूँ, वो हाँ, बंद नहीं करती। तो ये सर अभी कफ ठीक होने के बाद शुरू करूँ नस से, या मतलब अभी शुरू कर सकती हूँ बीच में? अभी आज से कर दीजिए ना, नस से देने में क्या है, ठीक है सर। नस से देने से ही बहुत सारा बलगम निकलेगा, बहुत अच्छा रिलीफ हो जाएगा। ठीक है सर, नहीं ऑयल तो सर वो बहुत कामयाब है आपका, बहुत बढ़िया है, मैं वो करूंगी सर। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा, जो मेरे वो पेशेंट थे मर्चेंट नेवी में, उनका जी साइनस तो दोबारा हुआ ही नहीं है। उनका कान जी वाला इश्यू रह गया, अभी उनको जाना था शिप पे, बट उनका साइनस का इश्यू रिपीट नहीं हुआ सर। जी, बहुत अच्छा है ना, सर आप इस लोग का सबका प्रैक्टिस बढ़ेगा। पुनर्बोलिए सर। जी, इसमें आप पिपली वगैरह भी डालिए ना, जो आप दे रही हैं उसमें पिपली या त्रिकटु सर ऐसे कुछ। डाला मैंने 64 प्रहरी पिपली, और ये त्रिकुटा चूर्ण थोड़ा, और टंकन भस्म। हाँ, ठीक है, और थोड़ा और दूध का आरती अवॉइड करिए मैम, ना 1-2 दिन। ठीक है सर। और हाँ, और आरती मैम, आप हमेशा ही यष्टि मधु इलायची मिला के दूध पिलाते हो क्या? हाँ मैम, मोस्टली। मगर हमेशा मत पिलाओ ना वैसा, अच्छा, वो उसके गुण आरीन हो जाएंगे ना, हमेशा पिलाएंगे तो। नहीं इलायची और सौंफ मैम वो भी डालती हूँ वात अनुलोमन के लिए, और सौंठ का मैंने एक लेक्चर सुना था इधर आयुष दर्पण पे, एक डॉक्टर का हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों को सौंठ सौंठ इलायची और ये जो सौंफ रहता है वो, और भी बला मूल 1 ग्राम और अश्वगंधा 1 ग्राम, ये डालकर अगर देते रहेंगे तो अच्छा है। मतलब उन्होंने कोई योग बताया था ऐसे, तो मैं बला और अश्वगंधा तो नहीं डालती, बट सौंठ जरूर डालती हूँ कि उसको कफ ना करे।
क्योंकि कफ की प्रॉब्लम उसको वो जब से हुआ है तब से उसको ऐसा थोड़ी देर बाद उसको कफ ऐसे हो ही जाता है कि जैसे मतलब वो बाहर निकालना चाहता है पर उससे स्पिट नहीं होता है। अच्छा, और यष्टि मधु भी मिलाते हो ना आप? वो या मैम अभी हाँ सिर्फ बहुत कम मात्रा में, जैसे 1 ग्राम तकरीबन। हमेशा मधु? मुझे ऐसा लगता है कि तो कुछ दिन गैप रख के करना पड़ेगा, ठीक है है। ना सर? हाँ बराबर है, बराबर। सर इसमें बाद में ठीक है। पुनरावर्तक ज्वर के काढ़े भी दे सकते हैं ना सर, पुनर्भोग के लिए? हाँ, ऐसे तो बहुत सारा चीज दे सकते हैं, बच्चा है मैम ना, मेरे वो को कितना सुना नहीं ले आपने पाएगा। क्या क्या बताया? किसने? मैम अभी जो मैम बोल रहे थे पता नहीं पुनरावर्तक क्या। ज्वर का, पुनरावर्तक ज्वर का मेडिसिन, अच्छा, पुनरावर्तक तो मैम ज्वर। क्या रहेगा? उसमें क्या कह रहे थे सर अर्चना इतनी याद मैम? हमारे फॉर्मूला बुक में है। हाँ सर, याद नहीं आ रहा है मुझे, पटोल है, लेकिन मैंने हाँ कटुरोहिणी वो है सर। पुनरावर्तक ज्वर वाले काटे हैं, पटोल है, कटुरोहिणी है, और 2-3 और है। ठीक है हाँ मैं देख लूंगी, मेरे पास है सर की बुक। सर वो काइंडली अश्वगंधा अधिकृत जरूर शेयर कर दीजिएगा। पटोला भी कषायम करके आएगा वो, उसमें भी आप देख सकते हो वैसे। तो मैम 5 एक चीज और ग्राम। कहना चाहूंगी मैं आपसे आरती मैम, कि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, एक तो उनका कफकाल होता है, ठीक है, और उनके जो दोषाज होते हैं, जो भी होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है। आप ये सोचोगे कि बच्चे को हमेशा कफ बना ही रहता है, तो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन मैम उस ट्रीटमेंट को हमें कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, है ना। जैसे भी कोई भी सुंठी है या कोई भी चीज है, आप ऑलवेज मत ऐड करिए, जब आपको नेसेसरी लगे तब। बस आप उसके जो कहते हैं ना कि ये नहीं खाना है या जो दीवा स्वाप नहीं करना, वो आप रोक सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो बच्चों को दीवा स्वाप कराना बहुत जरूरी होता है। क्यों? मैम क्योंकि पर वो बच्चे, तो दिन में रोज सोते हैं बच्चे, वो अपने आप रोने लगते हैं अगर उनको नहीं, वो हाँ वही कह खेलते रही हूँ। खेलते अपने आप ही सो जाते हैं, बैठे बैठे सो हाँ, जाते तो हैं, वो बच्चों का बच्चे ऐसा जो है ना रहता है। मैम, 6 साल तक मुझे लगता है, जहां तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं से पेशेंट देखती हूँ, अपने बेटे को भी मैं पालती हूँ, तो एज अ मैम आपको काम उनकी इम्यूनिटी पे करना है, ठीक है, ना कि आपको उनका कफ दबाना है या कुछ ऐसा करना है। तो बच्चों को आप अपनी डाइट में या कुछ ऐसा खिलाते रहिए, ठीक है ना, हमारे आहार विहार से ही, या फिर आप जैसे कुछ भी आप दे रहे हो, स्वर्ण वगैरह, कुछ ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र को जो मतलब महीने में एक बार दे दिया, ऐसे करके मैम करिए, क्योंकि 6 साल तक बच्चा लड़ता है अपनी इम्यूनिटी के साथ में बनाने के लिए। अभी वो बच्चे बहुत छोटी है मैम, तो उस पर ना सब कुछ एकदम से नहीं करिए। हम मेरा तो यही कहना है मैम। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ आज। थैंक यू मैम, आरती मैम, मंदाकिनी मैम, थैंक यू। अभी कोई नया केस लेते हैं, किसी को कुछ और बताना है, पूछना है? अंजना मैम भी आ गई हैं, किसी को गायनेक रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए आप लोग। शशि मैम आप ठीक है आज? तबीयत? हेलो, हाँ जी, मुझे ना डॉक्टर अंजना से पूछना था। हाँ हाँ, शशि मैम आप ठीक है मैम? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ। वो ठीक एक्चुअली है, मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था उसी टाइम, बहुत ठीक है, सालों बाद, ठीक तो है, इसके लिए बात कर रही थी। ठीक है। तो अंजना मैम आपसे परमिंदर मैम कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए पूछिए मैम, परमिंदर मैम पूछिए, अंजना हेलो, मैम है। हाँ जी, डॉक्टर अंजना नमस्ते। मैम आप हैं प्लेटफॉर्म पे? हाँ हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ नमस्ते जी, सभी लोग को, नमस्कार मैम, हाँ बताइए। जी, मैम नमस्ते। मैम एक ना पेशेंट थी आज ना, शी वाज प्रेग्नेंट, तो 4 महीने की उनकी प्रेगनेंसी रह रही है, तो उनकी अभी के लिए चीफ कंप्लेंट थी कि मुझे स्नीजिंग होती है, मतलब ऑन एंड ऑफ दिन में। तो उसमें हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैंने तो उसको कोई मेडिकेशन नहीं दी, उसको दे रखा था मॉन्टेयर एफएक्स डॉक्टर्स ने, पर उसको कोई रिलीफ नहीं था। हाँ मैम, तो वही है वो जो अभी बात चल ही रही थी ना, क्योंकि ये ऋतु ऐसी है कि कफ का प्रकोप हो रहा है ना। जी। कफ का प्रकोप हो रहा है, और पित्त को भी थोड़ा सा हम लोग को जो कहना चाहिए ना, नॉर्मल लेके आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अग्नि भी जो है वो यहाँ इनकी विकृत रही होगी, पित्त भी विकृत रहा होगा। हाँ जी। पंचतीर्थ घृत जो है ना मैम, पंचतीर्थ घृत को क्या कर सकती है, जैसे कि नाक में लेपन कर सकती है, मतलब जैसे उसको सूंघ सकती है और उसको नाक में लगा सकती है ना। ओके दूसरा जो है, हाँ, दूसरा जो है वो
हल्का पंचतीर्थ लेके और थोड़ा सा उसमें जैसे आरगवत और दाढ़ी मस्तक, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब। हाँ, उसके साथ उसका ले सुबह के समय 1 चम्मच ले सकती हैं। और अगर चाहती हैं कि तो उसमें थोड़ा सा हम इनका जो है सिंपल त्रिफला क्वाथ, ओके ठीक डॉक्टर है, हाँ साहब। उसके साथ पिला सकते हैं अनुपान के रूप ओके, थैंक यू सो मच। में। 2-3 दिन 5 दिन में आराम मिल जाएगा, फिर बंद कर देना है। मैम वो तो 1 मंथ से पता नहीं ये मॉन्टेयर एफेक्ट्स का वो कॉम्बिनेशन सब क्या क्या चलता ये है, बता हाँ वो दिए। सब चलता है। थोड़ा सा उसको इम्यूनिटी के लिए जो है दवा जैसे हम लोग चलाते हैं इंटरनल, जैसे हम लोग कहते हैं, तो अभ्रक भस्म है या शतपुटी अभ्रक भस्म है, धात्रीय रसायन है, मुक्ता शक्ति है, ठीक है, और बसंत मालती है। इस तरह की औषधि योग भी देने से उसकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा कहना चाहिए ना, हमको इन्वॉल्व मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी इम्यूनिटी भी वो करती है। और फिर जब ये मौसम ऋतु संधि का मौसम आता है और ये कफ प्रकोप काल चल रहा है, इसलिए इस तरह के सिम्टम मिलते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम से किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम, बताइए। हाँ सर, मुझे जस्ट एक बात पूछनी थी। मेरे पास ना 2-3 केसेस ऐसे आ गए, जैसे एक कॉमन सी बात होती है लेडीज में अराउंड टमी बहुत फैट होता है, हाँ, तो उसके लिए क्या वेट इज नॉर्मल सर अकॉर्डिंग टू द हाइट, बट सिर्फ अराउंड टमी लोअर एब्डोमेन पे बहुत मेदोवृद्धि हुई है, तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं सर? आप अगर बस्ती दे सकते हैं तो सहस्रादि तेल का बस्ती और ये लेखनीय त्रिफला का भी बस्ती देंगी या गोमूत्र का बस्ती देंगी, उससे भी कम हो जाएगा। और नहीं तो नवक गुगुल, मिधोर गुगुल, त्रिउष्णादि लौ, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, ये सबसे कम हो जाएगा। ओके ओके। बाकी मैम लोग योगा बताइए। करवाइए लोअर एब्डोमेन का। कौन सा योगा मैम? पेल्विक रीजन वाले जितने ही योगा हैं, जैसे हाँ जहाँ पर भी पैर ऊपर उठाना होता है, तो हाँ जी, जैसे हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, उत्तासन तो है ही, बट हाँ जहाँ पर जी भी पैर ऊपर उठाते हैं तो वहां हाँ पर क्या जी, होता है कि लोअर एब्डोमेन पर ही प्रेशर आता है और हाँ बहुत हाँ ज्यादा सिटिंग नहीं रहे, मतलब लगातार जो लेडीज सिटिंग रहती है तो उनके साथ में प्रॉब्लम आता है। हाँ हाँ। एंड मैम हाउ अबाउट ब्रिस्क एक वॉकिंग? होता है जैसे खास करके लेडीज में आप देखेंगे हाँ जी हाँ जी। ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह से देखो ऐसा होता है कि जब आप इस तरीके से बात करते हो वो जनरलाइज्ड असर पड़ता है, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर जगह पर वेट लॉस करना होता है तो वहां पर योग के लिए पर्टिकुलर जगह का योग करना पड़ता है। मतलब वहां पर आपको योग में सिंपली करते क्या हो, मसल्स का जो है फ्लो बढ़ाते हो ब्लड का, तो वो चीजें करनी है तो आप इस तरह करोगे या करवाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा मैम। ओके ओके मैम, ओके, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या पूछना है तो बताइए, पूछिए। किसी को पूछना है, बताना है। मंदाकिनी मैम, आपको कुछ पूछना है या बताना है तो बताइए। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना ना कुछ बताना। ठीक है, डॉक्टर हनुमंत राय जी सर, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी, बोलिए। हार्ट ब्लॉक के लिए बताओ ना सर थोड़ा सा, उस दिन हार्ट बताया ब्लॉक था की ना। तो हाँ, एंजियोप्लास्टी हो गया है पेशेंट का, ब्लड थिनर दिया है, मगर उससे भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। आप दीजिए 3 ना ब्लॉकेज थे। जी। हाँ, रक्तपाचक और क्या क्या देना चाहिए सर? रक्त पाचक, आरोग्यवर्धिनी वटी, आम पाचक वटी, कितने सारे अपने जितने लशुनादि वटी, मतलब हमें आम पाचन करते जाना है। और उनको पेशेंट को जैसे कि वासा वासा जो है वो कोलेटरल तैयार करता है, तो वासा का कल्प ऐसे दीजिए। दूसरा है कि पेशेंट को एक टाइम खाने को बोलिए, बाकी टाइम यूश और मंड बोलिए। सुबह मंड पिए, चावल का जो मंड रहता है वो पिए, और शाम को यूश खाएं पिए, और एक टाइम खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, तो हो जाएगा। जीवने गण के जो है वो काढ़ा पीने के लिए बोलिए। और पूरा हमें यकृत को शुद्ध करना है, आम का पचन करना है, मतलब धात्वग्नि और भूताग्नि उसको अच्छा करना है, तो ऐसे करेंगे तो हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। 45 डेज तक ऐसे करके देखिए, फिर पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। ओके सर, यहाँ पे थैंक यू। डॉक्टर रवि सर हैं, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, उन्होंने एक ऐसे ही पेशेंट को ठीक किया है, यही सब दवाइयां देके पूरा ठीक कर दिया।
रवि सर नहीं ओके है। सर। ठीक है, अनुरिता मैम आप कुछ बताएंगी, हार्ट ब्लॉकेज में क्या देना चाहिए आपके हिसाब से? सर ब्लॉकेज आरसीएक्स में है या लेफ्ट और एफएल में है, वो सारा चीज देख के, और अगर 100% ब्लॉकेज है तो वहां पे केयर करके देना चाहिए। आपने जो बताया वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया है, लेकिन पेशेंट का पूर्व जो भी हिस्ट्री है, अगर बाईपास वगैरह कुछ हुआ है तो उनका मॉडर्न का जो ड्रग्स रहता है वो कहीं एंजियोटेंसिन पाथवे पे रहता है या कहीं ब्लड थिनर रहता है, उनके साथ में जब देना रहता है। मैम ब्लड थिनर चालू है उनको, 3 ब्लॉकेज थे मगर उनकी सीरियस हो गई थी कंडीशन, तो एक ही निकाला, 2 बाकी ही है अभी। नहीं मैम, आप मगर उनका वो देखिएगा, ब्लड थिनर से 100% 90% वाले उसका सर्जरी किया होता है। जो हाँ 60 70 40% रहते हैं उनका ऑपरेटिव नहीं कर सकते, उनका ब्लॉक, क्योंकि वो संप्राप्ति पे तो काम नहीं करते मैम, फिर वो 2-3 साल के बाद में फिर हार्ट अटैक करता है। इसकी वजह से आप प्रॉपरली अगर दिखाएंगे ना तो ये इसको क्रिटिकल हाँ टीबीडी बोलते हैं, ट्रिपल वेसल डिसीज बोलते हैं। तो इनका यहाँ पे बाईपास और ये चीज इंडिकेटेड रहता है, लेकिन बाकी का जो 70% बिलो ब्लॉकेज रहता है तो वहां पे उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सर्जरी, देन दे विल गिव ब्लड थिनर एंड अदर थिंग्स, दे कांट डू एनी वर्क ऑन टू हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो तो जस्ट ब्लड थिनर से उनको प्रॉब्लम हो रहा है मैम। हाँ मैम, तो ये सारी चीज होती है, लेकिन हिमोप्टासिस हाँ तो आपको हिमोप्टासिस क्या हो रहा है, है ब्लड थिनर से। हाँ तो मैम आपको जो हाँ है मैम बोलो। आयुर्वेदिक एलोपैथिक बिना टच किए अभी आयुर्वेदिक देना पड़ेगा, क्योंकि उनका बाईपास आपने बताया, राइट ना? बाईपास है ना यस यस। या स्टेंटिंग है? क्या एंजियोप्लास्टी है? एंजियोप्लास्टी है मैम। एंजियोप्लास्टी है, हाँ जी। तो हाँ एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी। है तो वहां पे स्टेंट का रिस्टेनोसिस ना हो, तो उनका कुछ राउंड अबाउट आई थिंक इट इज 60 डेज और 40 डेज का 45 डेज का डोज रहता है, तो उसको हम तब तक डिस्टर्ब नहीं कर हाँ सकते। हाँ टिल दैट टाइमिंग आपको मेदोपाचक, रक्तपाचक, रसपाचक अलॉन्ग विथ अर्जुन, वासा, गुरुची और उसके साथ में एक अच्छा सुवर्णमालिनी, वसंत या हृदयानवदस, उनका कैसे संप्राप्ति की मैंने पूरा केस नहीं सुना है, आई जस्ट जॉइन, मैं जस्ट अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, तो आप ये दीजिए। उसके साथ में वसाव लेह भी चलाइए, और जो भी अग्नि रिपन है उसपे बहुत अच्छे से ध्यान, जैसे सर ने बताया ना, एकदम लघु आहार, सिद्ध हाँ आहार, जो क्षयात्मक संप्राप्ति है वो ग्रहण भी करे, लेकिन रस और रक्त का प्रीणन और जीवन काम अच्छे से हो। एट दिस लेवल एक्चुअली देयर आर वेरी अदर थिंग्स विच शुड बी यूज्ड, लेकिन आप ऐसी केसेस डील करती हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप आयुर्वेद पे सटीक तरीके से रहिए, डोंट डिस्टर्ब एनी एलोपैथिक थिंग, बिकॉज उन्होंने स्टेंटिंग किया रहता है तो उनको ब्लड थिन रखना पड़ता है। ये उसके साइड इफेक्ट उनके लिए वो सही रहते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत तकलीफदायक रहते हैं। तो अब वहां पे देखिए कि आप हाँ मगर उसको तीरथ पित्त लग रहा है। पेशेंट ने क्या किया मैम, ब्लड थिनर नहीं ले रहा है अभी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से उसने स्टॉप कर दिया ब्लड थिनर लेना, मैम और मैम दैट उनको विल क्रिएट अ डायबिटीज भी सिचुएशन। है। अगर मैम आपको वो हाँ केस आप ओके डील कर रही है तो आपको सिग्नेचर लेके ही करना चाहिए, बिकॉज उसने खुद बंद किया है, नहीं तो लोग क्या है ना तुरंत आयुर्वेद पे नाम लेते हैं, और जब ऐसे हाँ बराबर। ओके 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 मैम, थैंक यू। मेरे हिसाब से ब्लड थिनर एकदम नहीं बंद करना चाहिए, एकदम सडनली बंद करने से तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ना, उनको कभी भी अटैक आ सकते हैं। हाँ मगर वो सुन ही नहीं रहे सर, वो पेशेंट, वो मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड है वो। नहीं नहीं, अटैक कभी भी आ वो सकता है, हाँ, कभी भी सर अटैक। अच्छा सर ये जो थायराइड वाली मेडिसिन होती है ना, हाइपर की और हाइपो की, सर इन्हें मतलब कभी कभी तो हम जब बंद करते हैं 3-3 महीने पे कम करते जाते हैं, फिर जब बंद करते हैं तो सडनली ये क्यों ऐसे, फिर मतलब इसमें कैसे हम विचार करें, थायराइड वगैरह की मेडिसिन? एलोपैथी का थायराइड का दवाई पूछ रही है? हाँ हाँ हाँ, उनको मैं क्या होता है ना, जैसे 70 पे या 50 पे होते हैं, तो मैं उसको फिर जैसे कि देख लेती हूँ कि अगर नॉर्मल है तो मैं उसको तुरंत बंद नहीं करती, फिर आधा डोज कर देती हूँ, फिर वो 1-2 महीने तक रखती हूँ। तो आप फिर वो बंद करती हैं तो आयुर्वेद का दीजिए ना, बचा पुनर्नवा नहीं गुरु। सर, मैं आयुर्वेद का, वो आपका तो फॉर्मूला मुझे अब मिला, लेकिन जैसे और भी मेरे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं प्रोप्राइटरी, तो वो जो चलाते हैं, तो जैसे कि 25 पे रखे रहती हूँ, फिर देखती हूँ कि 2 महीने 3 महीने रहा, उसके बाद मैं उस 25 का भी आधा कर देती हूँ, फिर 1 महीने उस पर रखती हूँ, तो और फिर जब क्यों बंद बंद कर, करती हैं आयुर्वेद का दवाई भी, क्यों बंद करती हैं? चलने आयुर्वेद का दीजिए नहीं ना। बंद करती मैं, थायरोक्सिन की बात कर रही हूँ। तो आप ना थायरोक्सिन, आयुर्वेद का कुछ दीजिए, ऐसे क्या होता है ना कि पेशेंट मिथ्या आहार विहार करेंगे ही। सर मैं मिथ्या थायराइड की आहार करेंगे। सर मैं जो थायरोक्सिन चलाती हूँ 75 mcg का अगर चल रहा है किसी पेशेंट को,
साथ में मैंने आयुर्वेदिक टैबलेट लगा दी अपनी, ठीक है। अब मैंने 3 महीने उसको मैनेज किया, तो 75 mcg वो खा रहा है तो ठीक है। फिर मैंने उससे कम कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने 50 कर दिया, फिर भी वो 2 महीने ठीक रहा, फिर मैंने उसको 25 किया, फिर भी वो ठीक रहा, फिर 25 का आधा कर दिया और फिर आयुर्वेदिक पे ला करके फिर मैं 25 बंद कर देती हूँ। आयुर्वेदिक चलता रहता है साथ के साथ में। लेकिन क्या होता है कि 2 महीने बाद सडनली पेशेंट आता है वो कि मैडम ये प्रॉब्लम हो रही है और कराओ, तो वो अचानक से बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसमें तो वो जो आप दवाई देती हैं उसमें क्या है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ना, लेकिन जो हमारा मैडम आप जो सब सर है। ये जो बोल रहे हैं इसका पैरामीटर होना चाहिए ना कि ठीक लग रहा है, मतलब इट इज परसीविंग ऑफ द पेशेंट और इट इज बायोकेमिक्स जो आपका, जैसे अभी सपोज होमोसिस्टिन लेवल्स है या कुछ बीटा मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स है या लिपिड प्रोफाइल है, कुछ ना कुछ पैरामीटर होना चाहिए जिसके ऊपर आपने पेशेंट को एक, जैसे पेशेंट का बीटा ब्लॉकर भी चलता है, कभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलता है, कभी बाकी का चीज चलता है। तो इससे पहले अभी मैडम जो बात कर रही थी ब्लड थिनर आफ्टर पीटीसीए, अगर पेशेंट खुद ब खुद बंद करता है, शी हैज टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कवर ऑफ कि जिसकी वजह से ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी ना हो। उसमें रक्तपाचक आया, रसपाचक आया, उसमें ओमेगाज आए, मैं एल-आर्जिनिन चलाती हूँ जो ऑर्गेनिक सोर्स का है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि उसका पीटीआईएनआर क्या है। इस पे अगर आपका काउंटर है और पेशेंट आपका अगर इसमें है, प्लस आप उसके साथ में नस से और हृदय भी करते हैं, तो यू कैन वेरी वेल टेक द केस एंड यू कैन स्टॉप। लेकिन पेशेंट ने स्टॉप किया है कि क्या, बाहर जब मॉडर्न लोगों को पता चलेगा तो वो हमारी लेवल निकालता है, आयुर्वेद वालों को नाम रखता है। तो आप सिग्नेचर ले लीजिए कि यस पेशेंट हैज कम पोस्ट सर्जरी दिस मच डेज एंड ही हैज स्टॉप्ड हिज ब्लड थिनर्स एंड केम फॉर पैरेलल लाइन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ऐसे आप कंसेंट लेके फिर ट्रीटमेंट करिए। द रीजन इज दैट कि उन्होंने जितने हेवी ड्रग्स वगैरह दिए रहते हैं उसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन और ये सब कुछ स्टेंटिंग के इसमें से फिर रीस्टेनोसिस के चांसेस रहते हैं पहले 2 महीने में। सो दैट्स द रीजन नाउ व्हाट इज which is it LCX, it is RCA, कौन सा ब्लॉकेज है वो देख के how much risk we have to take, we have to decide with that, because TVD critical TBD इसमें एलोपैथ लोग भी हाथ ना लगाने का कारण वही रहता है, many a time it is cardiopathy induced because of diabetes। तो वो थोड़ा सॉर्टिंग करके फिर बिंदास लीजिए। और आप जो बोल रहे बिल्कुल टैपरिंग वैसे ही होना चाहिए, लेकिन हम आयुर्वेदिक ऐसा दे कि उसके बाद में अगर उसका मॉडर्न बंद होता है और आप आयुर्वेदिक पे लाते हैं तो उसके बायोकेमिक्स चेंज नहीं होने चाहिए, उसकी लाइफ को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, संप्राप्ति भंग होनी चाहिए, ये मुझे कहना है। बाकी तो योर वे ऑफ टैपरिंग इज वेरी गुड। ओके मैम, थैंक यू जी। और ये इनका बताइए थायरोक्सिन वाला कॉन्सेप्ट जो मंदाकिनी में हमने पूछा है। किसे सर? आप ही बताइए, ये मंदाकिनी मैम का भी कुछ डाउट है। मंदाकिनी अच्छा मैम आप थायराइड को ट्रीट करिए क्या किसी पेशेंट की? जी मैम। या मैम व्हेन यू आर ट्रीटिंग, बिकॉज यू वेरी वेल नो दैट मेरे आज 2-3 केसेस थे लेकिन टाइम नहीं बचा इसलिए नहीं बोलूंगी मैं, बट आपका अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए वो पहले से ड्रग ले रहा है, सिंपल वे हिज हाइपोथैलेमस एक्सिस और हिज पिट्यूटरी एंड जो भी हार्मोन कंट्रोलिंग एक्सिस है, इट इज बीन उसको फीडबैक जो है उसका हार्ट रेट या उसके बाकी के जो भी फंक्शन है वो किसी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सो मेनी अ टाइम हम उसके ड्रग को जो भी इमीडिएटली बंद करते तो उसको तकलीफ होती, इट में बी साइकोसोमैटिक एनीथिंग। आप कभी भी T3 T4 TSH को बहुत इजीली कंट्रोल कर पाते हो। अगर आपको कंट्रोल एक्चुअली देना है, यू शुड ऑलवेज डू विद एंटी थायराइड कर लेना है। एंटी थायराइड करके जब आप उसके पैरामीटर्स करते हो, उस टाइटर को जब आप कम करते हो, एंड बेसिकली हाउ मच थायराइड कितना एक्टिव है कितना अंडर एक्टिव है ये देख के आपने देखना चाहिए कि उसका ही इज नॉट थ्रेटन्ड फॉर हिज, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थायराइड इज सच अ डिसीज कि एटलीस्ट डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड इन अ वेरी गुड वे बिकॉज सिम्टम्स पता चलते हैं। बट थायराइड का पेशेंट राइट फ्रॉम गायनेक टू फर्टिलिटी रेट एंड राइट फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस टू दिस थिंग बिहेवियरल चेंजेस, इतने उसके साइड इफेक्ट होते हैं हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। सो जस्ट सी दैट कि आप जब उसको कम करें तो आयुर्वेद में जैसे सर बहुत अच्छे अच्छे योग बताते हैं, बिलीव करिए मैम बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिर्फ एक प्रेगनेंसी छोड़े तो मैं थायराइड का थायरोक्सिन वगैरह ये सारी टैबलेट्स बंद करती हूँ, लेकिन आपने उसके साथ में ये देखना चाहिए कि इज एनी हार्ट रिलेटेड पल्पिटेशन और एनी कार्डियक डिसीज और एनी अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो अलार्मिंग है वो थायराइड ग्लैंड के साथ में नहीं जुड़े हैं ना, बिकॉज अंडर एक्टिव कंडीशंस ऑफ थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के बियॉन्ड जो रहते हैं तो उसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस रहते हैं विच आर उसके साथ में अलाइड भी। तो व्हेन यू स्टॉप दिस थिंग थायराइड मेडिकेशन तो ये देखिए कि नथिंग इज गेटिंग रेप्लिकेटेड ऑन टू हिज हार्ट, एंड सेकेंडली आप उसके एंटी थायराइड टाइटर्स जो है उसको आप कंट्रोल कर पाए, तो देन यू आर एट अ वेरी राइट दिस थिंग।
द रीजन इज दैट कि अभी देर आर लॉट ऑफ ड्रग्स लाइक सिंथ्रॉइड ड्रग जो हार्ट रिलेटेड साइड इफेक्ट भी देते हैं, पल्पिटेशन और हार्ट रेट इंक्रीज भी करते हैं। तो इसकी वजह से जो जिस मॉडर्न व्यक्ति ने उसको दिया रहता है, मे बी कि मेनी अ टाइम वो जो व्यक्ति है वो लिवोथायरोक्सिन लेता है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट मतलब बाद में उसके फॉलोअप के लिए जो जाना होता है वो जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से मेनी अ टाइम लिवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट के बाद में हार्ट रेट कम होके या हार्ट रेट ज्यादा होके पेशेंट फेलियर में जाता है। ऐसी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें यू शुड ऑलवेज सी दैट कि लेवोथायरोक्सिन का बहुत हायर अगर डोज है, तो व्हेन यू गिव आयुर्वेदिक तो यू शुड ऑलवेज सी दैट कि यू गेट इजी वे में प्रोफाइल जो थायराइड का प्रोफाइल है उसके साथ में यू गेट रीनल प्रोफाइल डन, कार्डियक प्रोफाइल डन, along with that see always see vitamin D and calcium, because thyroxine induced osteoporosis is equal to steroid induced this thing osteoporosis। और इसके आंसर सिर्फ आयुर्वेद में, इसका आंसर आपको एलोपैथ में नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारी लैंग्वेज में थायराइड बहुत अलग है। ओके, सो जस्ट सी दैट कि व्हेन यू रिड्यूस इट तो टेम्पररी रिजल्ट नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस जो थायराइड में प्रेगनेंसी रहती है उसमें मैं कभी कभी मॉडर्न के ड्रग चालू रहने देती हूँ, बिकॉज बहुत हैवॉक करते हैं जो मॉडर्न के गायनेकोलॉजिस्ट है। बट उसके प्रीवियस उसके बाद में सर ने इतना सुंदर लेक्चर कर लिया मेरे पास में, मैं ग्रुप में नहीं थी तो मैं एफबी से सुन रही थी, बट गर्भपाल का बहुत अच्छा ये रहता है। या फिर जो हमारी वो जो केयर लेने, यू शुड ऑलवेज सी दैट कि यू कीप पैरेलल लाइन आयुर्वेद, along with that whenever you touch modern medicine आपके हाथ में पैरामीटर्स का और उसकी रिस्क के बारे में वो जरूर होना चाहिए। थायराइड वाला पेशेंट लाइक मी, थायराइड में आपका वेट इतना बढ़ता है और इतना कम भी हो जाता है कि जिसमें उसकी हार्ट रेट पे उसका असर गिरता है, तो उसको मेटाबॉलिज्म बहुत इसमें रखना पड़ता है, तो आपको हमेशा उसकी अग्नि पे और उसकी संदूषण पे ध्यान रखना पड़ता है। मैम एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट है अभी ना, तो वो पेशेंट कहीं पहले दिखा रही थी, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की थी, वो कार्बिमोजोल खा रही थी, फिर वो खाने कार्बिमोजोल तो हाइपर की थी, T3 पड़ा हुआ था उसका। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब एक मिनट, अभी आई मैम आवाज? हाँ अभी आ रही मैडम। हाँ, वो एक पेशेंट थी मेरे पास परसों आई, तो उसका मैम कार्बिमोजोल चल रहा था, उसका ना T4 बढ़ा हुआ था, फिर उसने कहीं दवा खाई होगी उन्होंने, तो उसके बाद दूसरी रिपोर्ट दिखाई उसने मेरे को, तो उसका T3 तो कम हो गया और इधर क्या कहते हैं कि TSH जो है 1-2 पॉइंट बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया वहां, मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने उसको और वही कार्बिमोजोल जो है चलाने को बोल दिया। अब उसको फिर वो घबराहट, पैल्पिटेशन वगैरह चालू हो गई। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया, वो आई मेरे पास तो मुझे बोली कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने कहा करा के देखते हैं। तो जब कराया तो उसमें वो एकदम कम हो गया था उसका T4 और वो 2.3 पॉइंट बढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला कि भाई कार्बिमोजोल अभी आप स्टॉप करो। मैंने कहा अभी एक दिन स्टॉप करके बताओ, हम ना सडनली ऐसे बंद नहीं करेंगे, हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएशन हो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसने एक दिन बंद किया तो थोड़ा सा उसको आराम रहा, लेकिन एक दिन के आराम से तो हम हमेशा बंद नहीं करेंगे। फिर मैंने उसको आधा इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अब मैं उसको थायरोक्सिन तो मुझे चलाना नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या फिर सोचें और कैसे हम उसको देखें? मैम देखिए, अभी कार्बिमोजोल आपने नाम लिया, ये ओवर एक्टिव थायराइड के लिए 4 to 8 वीक्स मेडिसिनली इंडिकेटेड है, लेकिन अपने इंडिया के लोग क्या करते हैं, एक बार गोली ले ली 10 साल तक वही चल रही है, नो फॉलोअप, नो एंटी थायराइड, नो T3 T4 TSH का फॉलोअप, नो विटामिन डी। तो इसकी वजह से ना उनका जो ओवर एक्टिव थायराइड के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 हफ्ता देने के लिए बोला है। द रीजन इट इंड्यूसेस हार्ट फेलियर। आप कार्बिमोजोल का साइड इफेक्ट पढ़िए मैम। सेम इज विद द अंडर एक्टिव थायराइड के लिए जब लेवोथायरोक्सिन यूज किया जाता है तो उनका पर्पस रहता है कि इधर इट शुड हैव कंट्रोल्ड हार्मोनल सिक्रीशंस और इट शुड ब्लॉक द हाइपर सिक्रीशंस, बराबर। लेकिन ये रिप्लेस रेजिम्स है मैम, दे आर नॉट एक्चुअल जिसे हम बोलते हैं ना कि इंडिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ लॉन्ग दिस थिंग। ये TSH लेवल को कंट्रोल करने के लिए या ड्रग ऑफ चॉइस रहता है यूजुअली, तो कार्बिमोजोल ग्रेव्स डिसीज हाइपरथायरॉयडिज्म में देना चाहिए। द रीजन उसका रिड्यूस अगर डोज नहीं किया गया, मतलब 4 से 8 हफ्ते से ज्यादा तो यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे थायरोटॉक्सिसोसिस बढ़ता है। और हाई डोजेस मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे इतने घटिया साइड इफेक्ट तक चले जाते हैं कि इंसान का नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पर्सनल लाइफ भी नहीं रहता है। सो दैट्स द रीजन अगर कार्बिमोजोल का हाई रिस्क अगर है, इट इज एसोसिएटेड विद मेनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस। आप हाइपरथायरॉयडिज्म के बच्चों को कभी आप उसको करिए, काफी बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाई डोसेज वगैरह का साइड इफेक्ट रहता है और बच्चे में मालफॉर्मेशंस रहती है।
तो अगर वो बच्चे पे अफेक्ट कर सकती है तो हमारी जो सेल्यूलर जेनेसिस है, जो हमारी हर सेल का जेनेसिस है, डीएनए आरएनए है, उस पे भी ये करता ही होगा समान से समान वृद्धि। तो आप इसको जब लेते हैं इस पेशेंट को, तो उस पेशेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि एलोपैथ के स्पेशलाइजेशन कोर्सेस है। कल परसों किसी ने बोला कि हम स्पेशलाइज नहीं है, मैडम वी आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड। सिर्फ हम खुद को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं या खुद को उस तरीके से मानते नहीं है, क्योंकि हम सर्वांग चिकित्सा करते हैं और आयुर्वेद इटसेल्फ इज एन अष्टांग आयुर्वेद। तो हम अष्टांग के बहुत अच्छे आयुर्वेद प्रवर्तक हुए, आयुर्वेद चिकित्सक हुए। तो हम हार्मोन या जिसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारा नाम नहीं रखते हैं, बिकॉज वी फील दैट कि हमें कोई डिग्री होनी चाहिए। आई डोंट माइंड इट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिग्री। आप जब भी उसकी संप्राप्ति वगैरह प्रॉपरली लेते हैं, आपके हाथ में आ जाता है इसकी हाइपर एक्टिविटी क्यों हुई है, आप इमीडिएटली नस से शुरू करिए। आप उसके साथ में पैरेलल लाइन आयुर्वेदिक दीजिए। सर का ग्रंथिरज फॉर्मूला मैं कांचनार चलाती हूँ, मैं रोहितक चलाती हूँ, मैं पुनर्नवा और गोक्षूर चलाती हूँ। सबसे मेन चीज थायराइड एंड पेनक्रियाज, ये दो ऐसे हार्मोन सिक्रीटिंग ऑर्गन्स है मैम, क्योंकि हमारी एंडोक्राइनोलॉजी को आप थोड़ा सा पढ़िए, दे आर वेरी वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोशन। आज मेरे पास में मतलब वेरी क्लासिकल केस, मैं कल पक्का ये करूँ नहीं, कल मेरे बेटे का मैथ्स है परसों, तो दे वर वेरी क्लासिकल केस कि मेडिसिन इंड्यूस किडनी फेलियर कैसे हो सकता है एट द एज ऑफ 32, और वैसे ही डायबिटीज का भी वैसे ही था। तो आप जो है इनको जब रिड्यूस करेंगे तो आप आयुर्वेदिक पैरेलल लाइन दीजिए, 2 से 3 महीना दीजिए, बिकॉज एनी हार्मोन टू बी रिवर्स्ड और नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक जो भी ब्रेन में डेवलप होता है, उसको बायोकेमिक में आने के लिए कम से कम यू रिक्वायर 60 to 90 डेज। तो 3 महीने के बाद में एंटी थायराइड चेक कराइए। जैसे मैं डायबिटीज कम करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ओके दिस इज माय टुडेज ग्राफ ऑफ HbA1c, BSL फास्टिंग पीपी, और उसके बाद में 3 मंथ्स के बाद का HbA1c क्या है। देन तो ये ऐसे आप वो पैरामीटर करके दीजिए, इमीडिएटली कोई वर्ड मत दीजिए। एलोपैथ वाले कभी ये नहीं बोलते कि मैं 6 महीने में डायबिटीज कंट्रोल करूंगा, मैं 7 महीने में आपको, डोंट गिव दोज वर्ड्स। द रीजन, जैसे अभी सर ने बोला, पेशेंट अपथ्यकर आहार करता है, अपथ्यकर विहार करता है और वो ब्लेम आयुर्वेद पे लगाता है। जब तक पेशेंट का आपके ऊपर 100% फेथ नहीं आए, डोंट लिमिट योरसेल्फ विद द वर्ड, यू हैव टू गिव टाइम। मेरा सीधा गणित रहता है, कितने साल का है डिसीज, 6 इयर्स का। 6 इयर्स मतलब कितना महीना, 12 गुणिले 6, तो आपको जो भी है इससे 10%, मतलब आपको 1 साल तक आपको पूरी तरह से मैं जो बोलूंगी वही खाना है, वही दवाई लेना है। यस इट्स ऑफ कोर्स कि वी गिव रिजल्ट बिफोर 6 मंथ्स, लेकिन किसी वर्डिंग में मत ही करिए। और थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिसीज मैम, हाइपोथायराइडिज्म तो और ज्यादा ये रहता है, तो उसके बाकी के पैरामीटर्स करके फिर स्लोली ग्रेजुअली करिए। एलोपैथ को आपको टच करने के पहले आपके हाथ में प्रूफ रखिए, एंटी थायराइड कम हुआ है क्या, TSH लेवल क्या है, उसके साथ में उसका ऑस्टियोपोरोसिस, उसके हार्ट रेट वगैरह है तो उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट और बाकी की चीजें करा लीजिए। और फिर प्रॉपरली करके मेनी अ टाइम वी सी कि दिस पेशेंट एंटर इनटू LVH हाइपरट्रॉफी है, कुछ बहुत मतलब एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड हार्ट कार्डियक, बिकॉज आई वर्कड ऑन टू कार्डियक डिसीज आल्सो, तो बहुत ज्यादा रिलेशन रहता है इनका। और मेनी अ टाइम दे प्ले विद, जैसे हम बोलते हैं ना कोई ड्रग, अल्कोहल है या ड्रग है या नर्वोटॉक्सिसिटी वाला कोई, एग्जैक्टली ये वैसे कार्बिमेजोन हुआ या फिर जो हाइपो अंडर एक्टिव हाइपोथायराइडिज्म में जो दिया जाता है, वो ड्रग्स क्या है ना, दे प्ले विद द हार्ट रेट्स। तो अपने से गलती नहीं होनी चाहिए, वो साइड इफेक्ट दे रहे पेशेंट को मालूम नहीं होता है, लेकिन हम उसके ध्यान में लाके फिर हम जब ट्रीटमेंट करते, यू टेक टाइम, यू गिव रसपाचक। अगर आपको यूथायराइड लगता है तो आप उसको कांचना गुगुल दीजिए, उसकी जो भी हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसको सप्त धातु पे वैसे काम करने दीजिए। ओबेसिटी है तो वहां पे आपको क्लेट उसका कम करके, उसका जो भी ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करके फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं, देन यू रिड्यूस। But Nasya has a very important role. I was 200 thyroid patient and my weight was 105 kg. But Nasya plays very important role. क्योंकि मेडिटेशन, डिस्ट्रेसिंग, ये सारा चीज मालूम होने के बावजूद भी हम नहीं करते हैं। शशि मैम की तरह हमने योगा करना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं करते। ओके, सो थायराइड बहुत अच्छा आप ट्रीट कर पाएंगे, सो डोंट वरी। प्रणाम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। हेलो प्रणाम मैम। हाँ अनुरिता, अच्छा यस मैम। एक जो आपने रिपीटेडली कई बार मेंशन किया एंटी थायराइड करवाएं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे एग्जैक्टली बताएंगे? एंटी थायराइड कोई एंटीबॉडीज और व्हाट इज दैट? ये क्या बोला मैम? आपने कई बार मेंशन किया ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन कि एंटी थायराइड करवाएं, व्हाट इज दैट? मैडम एंटीबॉडीज इसके ना, जैसे सिंपल या एंटीबॉडीज इन हाइपोथायराइडिज्म
ऐसे समझिए कि टीपीओ रहता है कि जो ऑटो इम्यून डिसीज एंड हाइपोथायराइडिज्म के कॉज को ये करने का कोशिश करते हैं। मेनी टाइम आप उसमें से ग्रेव्स डिसीज भी रूल आउट करते हैं। ये मैडम ये बेसिकली मॉडर्न के पैरामीटर्स है, क्योंकि सामने वाले को हमें कोई मॉडर्न का ड्रग वगैरह करना है तो उसकी लैंग्वेज में हमें बताना आना चाहिए। अदरवाइज देयर इज एंटी थायराइड पेरिऑक्सीडाइज एंटी थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी, देन देयर इज टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज भी जो हम बहुत कम करते हैं। बट यूजुअली आपने जो भी है एक टाइटर अगर आपने करा लिया तो आपके पास में ये जरूर रहता है, क्योंकि T3 T4 TSH आप देखिएगा थायरॉक्सिन लेने के बाद में भी T3 T4 TSH में टेम्पररी उतार चढ़ाव और कंट्रोल तो आता ही है मैम, बराबर है ना। लेकिन अगर आपको डिसीज फ्री करना है, अगर आपको मॉडर्न ड्रग बंद करना है, जैसे डायबिटीज में हम बोलते हैं कि इफ द HbA1c कम्स बिलो 6.5 यू डोंट रिक्वायर मेडिसिन, इफ योर होमोसिस्टिन लेवल्स कम्स डाउन तो यू आर नॉट अ कार्डियक पेशेंट। सेम वे आपका थायराइड में जब आपको TSH T3 T4 और ये सब चीज पे करना है तो TPO एंटीबॉडी टेस्ट ये आपके हाथ में होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी लेवल्स है एलिवेटेड TPO है या जो भी हाइपोथायरॉइडिज्म एक्चुअल इंडिकेशन करता है, बिकॉज इन नॉट इन इंडिया बट हैशिमोटोस थायराइडाइटिस इज अ वेरी बिग हैवॉक इनटू सर्टेन पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और वो भी मतलब बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है। लेकिन नॉट अ मतलब हम आयुर्वेद वाले वहां पे लोग हमको चांस मिले very easily we can get, because endocrinology is 90% related to your psychosomatic yeah, okay, yeah. Yes, thank you Give ma'am. me 1 minute ma'am. Yeah, प्रणाम सर। प्रणाम सर। अरविंद सर प्रणाम। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। मैम अंजना मैम से वो कल का रह गया ना पित्तज ग्रहणी का डिस्कशन, वो बताना था। अंजना मैम से पूछना है क्या? मैम नमस्ते अंजना मैम, बताएं आप। मैम लग रहा है बिजी होंगे। अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैं, बस 10-5 मिनट में, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। थायराइड की अगर हम बात करें तो थायराइड के केस में जो आसन की अगर बात करते हो, सिंह गर्जनासन करा सकते हैं, बहुत बढ़िया थायराइड का मतलब इंडिकेटेड है। भ्रामरी जरूर कराना चाहिए, अगर हाफ आवर कराते हो तब जाकर रिजल्ट आता है, तो उसको डिवाइडेड डोज में आप 5 मिनट के उसमें सिस्टम में करा सकते हो। और थायराइड ग्लैंड चूंकि हमारे नेक में है, तो नेक के जो कंठ के मर्म है, जैसे हमें माउथ ब्लोइंग वाला कंसेप्ट है या टंग बाहर निकालने वाला है, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और कंठ के ऊपर अंशमर्म काम करता है, तो वो चीजें बहुत बढ़िया काम करेंगी। और बैकवर्ड बेंडिंग वाले जितने आसन है, मतलब खासकर नेक वाला, जैसे चाहे भुजंगासन करते हो, आप सल्भासन करते हो, आप मार्जरी करते हो, क्योंकि मार्जरी का इटसेल्फ हमारे हार्मोनल लेवल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये जब सारी चीजें आसन होते हैं तो उससे थायराइड बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। और नो डाउट कि ये सारे आसन कराने से पहले एंटी रोमेटिक ग्रुप कराइए, पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देख करके ही योग कराना चाहिए। सब लोग खामोश क्यों हैं? कोई कुछ बोलना चाहता है प्लीज बोलो। डॉक्टर दिनेश चंद्रा सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम नेक एक्सरसाइज भी करा सकते हैं ना थायराइड में तो? हाँ जी मैम, देखिए मैं बता ही देती हूँ। मान लो तो मेरा वीडियो नहीं ऑन होगा, तो सर क्या सिस्टम में कुछ होगा। हो गया था मैम। अभी और हाँ जी अंजना मैम शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी दिख रहे मैम आप? अच्छा, हाँ, दिख रहे हैं। मुझे नहीं नजर आ रही हूँ मैं, मुझे लगा कि हाँ, जैसे बस दिखती हो आप। अच्छा, सिंपल सी बात है कि ये जो नेक के जितने आसन होते हैं, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट है, साइड मूवमेंट्स हैं, टोटल लेटरल मूवमेंट्स हैं, और फिर रोटेशन मेथड है जो नेक का, तो ये 4 जरूर कराना चाहिए। और मतलब माउथ ब्लोइंग वाला, जैसे सिंपल सी बात है,
मुंह फुलाया और फिर छोड़ दिया। तो इससे भी आपको पता है कि स्टेकन ट्यूब के लिए ईयर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। बट ये पूरा यहाँ पर कोई कंठ के मर्म पे सर ने दो ही बोला था, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम। तो एक तो मुंह फुलाना पिचकाना ये वाला हो गया, और एक टंग निकालना। तो टंग जब निकालते हो तो हमेशा थायराइड के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है। और अंशमर्म का अगर आपको याद हो तो अंशमर्म के केस में ये है कि 90 डिग्री पर ये रहता है, 45 डिग्री पर ये चीज रहता है। तो सेकंड फिंगर जहां जाती है उस पार्ट को दबाते हैं, मतलब 15-20 टाइम्स स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा भुजंगासन हर कोई जानता है, जो कोबरा पोज है, शलभासन है, जो मतलब लोकस्ट पोज आता है, तो वो चीजें कर सकते हैं। और मार्जरी नो डाउट बहुत बढ़िया काम करती है। तो ये सब जितने हैं, क्योंकि मार्जरी का तो सिंपल सा बोलते हैं कि ये आपके वर्टिब्रल कॉलम पर बहुत बड़ा काम करती है और हार्मोनल सिस्टम पर बहुत बढ़िया काम करती है। तो बोलते हैं जिसका वर्टिब्रल कॉलम जितना स्ट्रांग होता है वो इंसान उतना यंग होता है, उतनी ताकत होती है। और यहीं पर अगर मर्म में आ जाए तो चूंकि थायराइड ग्लैंड भी हार्मोनल सिस्टम है, तो आप कुरपर मर्म कर सकते हो, क्योंकि कुरपर मर्म को जोशी सर ने पढ़ाया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी फंक्शंस है उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो कुरपर मर्म को भी एक्टिवेट करा सकते हैं। और और स्ट्रेस के फॉर्मेट में देखेंगे तो क्योंकि जितनी हार्मोनल होती है साइकोसोमेटिक होती हैं, तो मेरा तो मानना है कि भाई अनुलोम विलोम वगैरह है, या अकॉर्डिंग टू बीपी जो भी करा सकते हो वो वाले। और भ्रामरी, शवासन, ओम का उच्चारण और मुद्राएं, खास करके ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ये सारी मुद्राएं। और अगर वेट ज्यादा है तो उस केस में मतलब क्या बोलते हैं, वेट लॉस के लिए एक मुद्रा होती है, वो करना चाहिए। मतलब पृथ्वी तत्व अनामिका को जो है दबाते हैं पूरा उससे थंब से, तो वो चीज करा सकते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारी चीजें होती है तो लॉन्ग टर्म में थायराइड में रिजल्ट आ जाता है। और आरोग्यवर्धिनी और पांचौर तो बहुत बढ़िया काम करती है, वो तो मैंने कराया मेरे पेशेंट्स को, उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। साथ में तब मुझे इतना नहीं पता था आयुर्वेद का दीपन पाचन उन्मूलन का, साथ में इस चीज को भी ऐड करते हैं तो नो डाउट बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और मेडिसिन बंद होने के बाद में भी योग जरूर पेशेंट को बोलते हैं कि आप डेली जरूर करते रहिए, नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये चीज है। डॉक्टर दिनेश चंद्र सर, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ बोलना है? हाँ हेलो। शशि मैम, मैं कुछ बताती हूँ थोड़ा सा। हाँ मैम, अंजना मैम, सॉरी, प्लीज हाँ बोलिए। हाँ हाँ अभी मैम, हम थोड़ा। लोग बात कर रहे थे ना कि थोड़ा सा गृहिणी पे बस चल ही रहा था, सबका मन है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ। हाँ तो मैम, अभी प्लीज हम लोगों बताइए। ने बात तो इसकी तो बात मैं की। कोई बोल नहीं रहा था तो मैं इसलिए बोलने लगी कि नहीं सच में नहीं, कोई मुझे पता है, आप संभालते हो ना संभालने वाले भी बहुत जरूरी होते हैं तो जैसे हम जी मैम, लोग थैंक यू। रस चिकित्सा पे आधारित कर रहे थे ना, कि हम लोग रस की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हम बात में जो काम कर रहे वो कफ में जो हमने रस की चिकित्सा की थी, तो हमने कटु अम्ल लवण की बात की थी। और जब हमने कल बात की बात की थी तो फिर हमने उसमें मेनली अम्ल की और लवण की बात की थी। तो ये जनरली ऐसा क्यों हम करते हैं, या क्या इसमें संगठन, अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं और डीपली जाते हैं, क्योंकि हमने जब ये वाले रस चुने और दूसरे मधुर मधुर नहीं चुना, हमने तिक्त कषाय नहीं चुना, यहाँ हमने वायु में और में पातज गृहिणी में और हमने कफज गृहिणी में, तो थोड़ा सा और स्टडी किया गया तो उसमें ये पता चला कि क्या होता है कि जनरली जो हमारे कटु अम्ल और लवण रस होते हैं, ये तीनों रस जो होते हैं वो आग्नेय होते हैं, मतलब इसमें अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। तो अगर हम उसको डिमार्केशन करें अलग अलग, तो जैसे कटु रस की बात होती है, ये हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बस केवल रिवाइज करने के लिए, और ये कैसे इसका वर्क हो रहा है और इस तरह की कौन कौन सी औषधियां इससे प्रधान होती हैं, यहाँ बात करते हैं, फिर पित्त ग्रहणी पे आते हैं थोड़ा सा। तो कटु रस जो होता है वो अग्नि और वायु है ना, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। जहाँ अग्नि और वायु होगी तो वहां तुरंत अग्नि की वृद्धि होगी, जैसे हम जानते हैं, है ना। लेकिन ये जैसे कि मानिए जैसे हवा चली, आग जल रही है तो तेजी से जलेगी, लेकिन फिर वो बहुत देर तक मतलब बहुत देर तक नहीं बनी रहती है, बुझ जाती है। जैसे हमने कोयला को जला देते हैं, और जैसे कोयले की राख जो होती है फिर तुरंत जो है वो ठंडी भी हो जाती है, और फिर उसको अगर हम फूंक मारेंगे तो फिर राख हटेगी, फिर वो जलेगा। इस तरह से जो है वो राख बहुत देर तक नहीं जलती है। तो इसका मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो वायु महाभूत की जो वायु महाभूत और अग्नि महाभूत जब मिल जाता है, तो जो वायु महाभूत है वहाँ का जो आग्नेयत्व होता है, मतलब जो कटु रस का जो आग्नेयत्व होता है वो न्यूनतम माना जाता है। और ये कटु अम्ल लवण की बात हम कर रहे हैं, और तो अब हम अम्ल पे आते हैं, तो अम्ल में क्या होता है, पृथ्वी महाभूत मिला है अग्नि महाभूत के साथ। तो अब यहाँ पे पृथ्वी में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि गुरुता होती है। तो यहाँ पे जब पृथ्वी के साथ मिलता है तो पार्थिव ईंधन जो होता है वो अधिक समय तक कार्यकारी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की अधिकता हो गई। अगर हम कोयला की जगह लकड़ी जलाते हैं
तो खाना बनता है था ही पहले। जैसे हम बनते तो लोग जनरली क्या करते थे कि कच्चे कोयले के बाद फिर पक्का कोयला कोयला आया, फिर बुरादा आया, या फिर लकड़ी पे जो खाना बनता था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है स्पेशली कि अगर आम्ल रस की बात करते हैं तो आम्ल रस में अग्नि और पृथ्वी ये दोनों जो है महाभूत प्रभावी होते हैं। तो यहाँ इन कंपेरिजन टू कटु, यहाँ अम्ल में जो है वो उष्णता थोड़ी ज्यादा देर तक रह जाती है, यहाँ ये बताने का मतलब था। और इसके बाद फिर हम जब कटुता की इसकी अपेक्षा ज्यादा मानते हैं तो उसके बाद अब तीसरा जो हमारा आता है वो आता है फिर लवण रस। और लवण रस में क्या है, लवण रस का बड़ा स्पेसिफिक बताया, अग्नि और जल महाभूत। तो ये अगर हम देखते हैं तो अग्नि और जल आपस में दोनों स्वभाव जो है दोनों के विपरीत होते हैं। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं उसकी, अगर मतलब व्यवहारिक बात करते हैं तो जैसे तेल है, घृत है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब द्रव रूपी ईंधन होते हैं ना हमारे पास। मतलब जैसे हम पूजा करते हैं तो हम घृत या तेल का दिया जलाते हैं, बिना उसके कभी दिया नहीं जल सकता। और उसके बाद अगर ईंधन की मात्रा हमारे पास काफी कम भी होती है तो भी वो एक बार अगर उसने को ले लिया तो वो अच्छी तरह से उसको प्रज्वलित रखती है। केवल उसका बात करते हैं, दिए की बात करते हैं। और इससे क्या पता चलता है, इससे साफ साफ ये बात पता चलती है कि अग्नि महाभूत के साथ जब जल का साचर्य हो जाता है तो वो ऊष्मा जो है वो काफी लंबे समय तक मिलती है। एक पुराना, अगर जैसे ममीफाइड डेड बॉडीज की हम लोग बात करते हैं, ममीज की बात करते हैं, तो जब वो उसको क्या होता था कि ये मतलब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि जब हम लाश को जलाते थे तो लकड़ी के साथ उस पर नमक भी छिड़का जाता था। जैसे नहीं कि हम लोग क्या मतलब कि लकड़ी से जलाया जाता था लेकिन उसमें नमक को भी छिड़का जाता था। तो इसलिए जो लवण रस की बात हम लोग करते हैं वो जल और अग्नि के साहचर्य से ही बनता है और ये सबसे अधिक उष्ण भी माना जाता है। तो ये कि हमने बात की थी कि मतलब हमने ये रस क्यों लिए, तो अंशांश कल्पना की बात करके हम देखते हैं कि कहाँ हमें कटु लेना है, कब हमें अम्ल लेना है और कब हमें लवण रस लेना है। तो ये शास्त्रोक्ति ही वर्णन है, ये कुछ मैंने पढ़ा था, उसके कुछ पॉइंट्स आप लोग के सामने रखे। मुझे लग रहा होगा आप लोगों को समझ में आया होगा सब लोग, बहुत सिंपल भाषा में मैंने बोला इसीलिए। और अब से पित्त ग्रहणी की हम बात कर रहे थे क्योंकि वातस की और कफस की बात हम लोग कर चुके थे। तो पित्त ग्रहणी में क्या होता है कि जैसे हम सभी जानते हैं ना कि पित्त और अग्नि, तो दो बातें मैंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे अगर हम लोग दिन में सोते हैं, दिवा स्वप्न होता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि कफ कुपित होता है और अग्नि मंद होती है। लेकिन शास्त्रोक्त वर्णन ये भी आया है कि अगर हम दिन में सोते हैं तो अग्नि तो मंद होती ही है और साथ में जो होता है वो पित्त भी हमारा जो होता है वो कुपित होता है, कफ के साथ साथ पित्त भी कुपित होता है। और लेकिन अग्नि भी मंद होती है। अब हम देख रहे हैं कि पित्त कुपित हो रहा है और अग्नि हमारी मंद हो रही है। ये दो चीजों को अगर हम क्योंकि हम लोग सब रोज डिस्कशंस कर रहे हैं और हम लोग रोज ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें आपस में बहुत करना चाहिए, मिलती नहीं है कि अगर पित्त बढ़ेगा कुपित होगा तो अग्नि कुपित होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सो जाते हैं, दिवा स्वप्न कर लेते हैं, तो अग्नि कुपित होती है और पित्त भी जो होता है वो मंद हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी जो है अग्निमांद होता है, हम सब जानते हैं, चाहे वो कफ के कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं पित्त भी वहां पे जो होता है मंद होता है और हमें भूख कम लगती है। या दूसरी बात हम कहते हैं कि अगर हमने मत्स्य सेवन किया, ये शास्त्रों के वर्णन में बता रही हूँ, मैंने जो पढ़ा है, तो मत्स्य सेवन की बात अगर हम करते हैं तो मत्स्य सेवन में हम लोग कहते हैं कि क्या होता है वहां पे, अधिक मत्स्य सेवन में या अधिक मछली सेवन को मना किया गया है, किसको, पित्तज प्रकृति। जो पित्तज प्रकृति के पुरुष होते हैं या पित्तज प्रकृति की स्त्री होती है, या हम लोग जो अपना गर्भ संभव सामग्री की बात करते हैं, या उस समय जो हमारे गर्भ से पहले की जो हम प्रीनेटल परिचर्या की बात करते हैं, उसमें भी ये बात बताई गई। तो कफ और सॉरी पित्त और जो अग्नि है इसका बड़ा अच्छे से साधर्म्यता और जो बताई गई है। तो हम जो समझ रहे हैं, जो सोचते हैं कि पित्त जो है वो अग्नि और पित्त, पित्त को अगर हम एक मूर्त रूप भी माने दे सकते हैं तो अग्नि अमूर्त रूप है। पित्त कहना चाहिए द्रव्य है, तो अग्नि अद्रव्य है। मतलब अग्नि हमको दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन हम सब समझते हैं कि हाँ आज हमें बहुत अच्छी भूख लगी है, आज हमें अच्छे से डाइजेशन हुआ है, आज अच्छे से हम जो है फील कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से फ्रेश हो गए हैं। तो ये अग्नि ही है जो ये पित्त के अंतर्गत रह के हमें काम कराती है। अब क्या हो रहा है, अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमारा पित्त अच्छा है तो हमारी अग्नि भी अच्छी होती है। लेकिन जो हम पित्त के लक्षण जब हम पढ़ते हैं, पित्त के गुण जब हम पढ़ते हैं, तो हम सब जानते हैं, जैसे कि नॉर्मल सर एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि अग्नि जल रही होती है तो हम क्या करते हैं कि
उसको गर्म जल से भी जो है वो हम उसको बुझा सकते हैं। सेम हमारा जो बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी होती है वो यहाँ पे इसीलिए डिस्टर्ब होती है। आप बात भी कर रहे हैं गृहिणी की, उसमें भी हम पित्तज गृहिणी की, उसमें भी हम अग्नि की। तो ये बहुत, अगर हम अंशांश कल्पना में जाए बहुत सोचे तो क्या कारण है कि पित्त के साथ साथ अग्नि जो है वो कुपित हुई और हमें पित्तज गृहिणी के पेशेंट मिले, या पित्तज गृहिणी जो है वो की डायग्नोसिस हमें बनानी पड़ी। तो यहाँ पे पेशेंट भी, जैसे अभी आप पूछोगे क्या लक्षण मिलेंगे, हम लोग सभी जानते हैं कि वहां पे अम्लता ज्यादा लगेगी, कटुता ज्यादा लगेगी, हस्तकंड दहा लगेगा पूरे बॉडी में जो है वो। स्पेशली सबसे पहले तो जो हमें उद्गार आएंगे वो अम्लीय उद्गार आएंगे, खट्टापन ज्यादा लगेगा, फिर धीरे धीरे कटुता बढ़ जाएगी, बर्निंग सेंसेशन लगेगा हमको, पूरा अपना जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, मुंह में बशन आता है, बताता है कि बहुत ज्यादा जो है मैडम तिक्तता लगता है, कटुता लगता है, और उसके अलावा मुखपाक वगैरह के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे हम जो कहना चाह रहे थे कि जो पित्त का जो द्रव गुण होता है यहाँ कहीं ना कहीं वो बढ़ जाता है, और जब पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं अग्नि को बंद कर देता है। अब पित्त का जब द्रव गुण बढ़ गया और अग्नि को जिसने बंद कर दिया तो फिर कहीं ये गृहिणी दोष की जो है शुरुआत हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पित्त का हम लोग अक्सर अभी बात करके आए थे कि ज्वर चिकित्सा में भी बहुत अच्छे से वर्णन आया है कि हमें क्या करना है कि तिक्त रसात्मक औषधियों का प्रयोग करना है, ये हम सब जानते हैं। अभी तक हमने तिक्त रस का यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ जहाँ भी पित्त प्रधान लक्षण मिलते हैं वहां हमारा सबसे पहले कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हमें तिक्त रसात्मक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ दूसरा उन्होंने बताया है, जैसे अगर हम संशोधन चिकित्सा की बात करेंगे तो वहां भी वमन और विरेचन दोनों बताया है, लेकिन क्योंकि पित्त है तो पित्त की जो चिकित्सा है वो पहले चिकित्सा विरेचन मानेंगे और उसके बाद वमन मानेंगे। तो दूसरी बात जो उन्होंने बताई है तिक्त का रस, तिक्त तो बताया, और यहाँ पे दूसरा जो रस बताया है वो कषाय रस बताया है। तो इनका क्या कारण है, ये कैसे करते हैं? तो इन्होंने स्पेशली बोला है कि तिक्त और कषाय रस जो होते हैं वो द्रवांश का शोषण करते हैं। मतलब मैं समझ गए हम लोग की पित्त का जो द्रव्य गुण अधिक हो गया है, ये पित्त का जो द्रव्य गुण है कहना चाहिए ज्यादा बढ़ गया है, उसका शोषण करता है। वो शोषण कौन करेगा? तिक्त रस भी करेगा और कषाय रस भी करेगा। तो यहाँ पे जनरली जो योजना की जाती है तो वहां पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो तिक्त कषाय के साथ साथ में हमें यहाँ पे तीसरा अगर हम रस लेंगे तो कषाय तिक्त मधुरम पित्त मन्यम तो कुर्वते, हम बताते हैं सभी लोग, हम लोग इस बात को जानते हैं। तो अब ये जो अभी हमने जैसे बताया कि जो तिक्त और कषाय रस होता है ये स्पेशली क्या करेगा कि जो पित्त का या जो साम पित्त है, जो दोषयुक्त पित्त है, जहाँ आम बना और वो आम पित्त के साथ जुड़ा तो वो साम पित्त हुआ, उसका वो पाचन करता है। और दूसरी बात जो मधुरस की हमने बताई, तो मधुरस क्या करता है? मधुरस में गुरुता होती है, मधुरस में स्निग्धता होती है, शीतलता होती है। तो वो क्या करता है? वो पित्त का फिर शमन करेगा, क्योंकि उसके अपोजिट गुण वाला मधुरस हो गया यहाँ पर। और कषाय रस को जैसे हम सभी जानते हैं कि कषाय रस में जो होता है रुक्ष गुण प्रधान होता है, और जब कषाय रस में रुक्ष गुण प्रधान होता है तो वो द्रवांश का शोषण करता है। तो पित्त में जो भी द्रवांश हुआ था, जो भी द्रव गुण उसका विकृत हुआ था, उसका शोषण जो होता है वो हम कषाय रस के द्वारा करते हैं। तो इसलिए जो तिक्त रस जो है वो और हमारा कषाय रस जो होता है वो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और जनरली हम लोग इन्हें पढ़ा भी है सबने, जैसे मैंने भी बताया कि कषाय तिक्त मधुरम पित्त मन्यम की कुर्वते। तो तिक्त रस कर रहा है यहाँ पे, अग्नि दीपक कर रहा है, पाचक है, लघु है, और वो पित्त और कफ का शोषक भी है ना, शुष्कता ला रहा है। इसी तरह से कषाय रस को हम लोग जनरली यूज करते हैं तो वो भी ग्राही है, स्तंभन करता है, थोड़ा शोषण भी करता है। तो इसलिए इन तिक्त और कषाय रस को इस तरह से यूज करते हैं। और अगर फिर भी तिक्त रस जो है वो अगर हम देखते हैं, जैसे हमने बताया कि उसमें अब हम कटु अम्ल लवण की बात की तो अंशांश कल्पना में हमने बताया कि कटु थोड़ा सा कम आग्नेय है, उसके बाद अम्ल आग्नेय है, लवण आग्नेय। यहाँ पे अगर हम तिक्त की बात करते हैं और कषाय की बात करते हैं तो इन दोनों में जो कंपेरिजन बताया है तो तिक्त रस ज्यादा लघु होता है, और तिक्त रस के ज्यादा लघु होने के कारण वो जो है इफेक्टिव भी ज्यादा होता है। मतलब कि वो उसका जो वर्क ऑफ कहना चाहिए, जहाँ पे हमें उसका टारगेटेड पॉइंट होता है या हमें उसकी संप्राप्ति की जो बात करते हैं, जैसे जल में भी हम तिक्त रस को ध्यान देते हैं, और जहाँ भी हमें लगता है कि ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्रोतों में जाएगा तो तिक्त रस पहले जाता है और उसके बाद ही कषाय रस।
ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। तो डॉक्टर दिनेश चंद्र जी आप होस्ट हैं। डॉक्टर दिनेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर दिनेश चंद्र जी आप या तो मुझे होस्ट बनाए या सेशन को एंड करिए। ठीक सर। आप सेशन को एंड कर दीजिए सर। ओके सर। ठीक है सर।